हाय डियर एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, कहते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये जो आप 2 घंटे की वीडियो आगे देखने वाले हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, ये एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्स की एक वीडियो है जो कि मैं कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। अब कंपाइल की हुई वीडियो है तो आपको लगेगा कि वीडियो में एकदम से क्या आ गया, एकदम से क्या आ गया, बट टेंशन नहीं लेनी। स्ट्रक्चर्ड है सारी चीज़ें और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार कि आपको इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हम दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। सीयूईटी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और ये वीडियो सबका निचोड़ है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए खजाना है। और अगर आपको ये प्रीमियम चीज़ें पसंद में आ रही है, पसंद मज़ा आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे और ज़्यादा मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए काम करूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, देखिए आगे आपको पूरी वीडियो प्रीमियम ही मिलेगी, बट अगर आप प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि सारी ही इसी टेस्ट के साथ मुझे मिल जाए, तो प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 8766208812, यहाँ पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। क्या मिल जाता है आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर? इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि फैकल्टीज़ ने आपके लिए लिखी है वो आपके घर तक डिलीवर होती है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशंस, हमारे मतलब क्वांट एलआरडीआई की अगर मैं बात करूँ, क्वांटो रीजनिंग की बात करूँ, तो जो वीडियो सॉल्यूशंस आपको हर एक क्वेश्चन का मिल जाता है। उसी के साथ वो स्टूडेंट्स जो आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आईपी मैट स्पेशल ई बुक मिल जाती है। उसी के साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स आपको मिल जाते हैं, जहां आप हर एक चैप्टर को, ध्यान से सुनना, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज भी मैं कहूँ तो हर एक चैप्टर के ऊपर आपको 3 से 4 मॉक्स मिल जाते हैं और उसी के साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं जो कि एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट देते हैं आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। उसी के साथ आपको मिलती है लाइफ मेंटरशिप स्ट्रीम्स, जहां पर प्रिंसर और हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ मिलती है आपको लाइव मैराथन, जहाँ पे हम मतलब फैकल्टीज आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और हर एक चैप्टर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो यस, अब वीडियो को एंजॉय कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, बहुत सारा प्यार भेज रहा हूं आपको। आप भी मुझे वापस कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर भेजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको जरूर 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 देखिएगा, मजा आएगा आपको। बाय बाय। हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस जो है अपने शुरू करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आप इससे पहले रीडिंग की हैबिट अगर आपकी नहीं थी तो आपने बना ली होगी। हमने जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिलॉग अभी तक हमने किए हैं और पैरेलली आप कहीं ना कुछ रीड कर रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और बच्चे, अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना रीडिंग बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, तो पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, कॉम्प्रीहेंशन जब हम सीखते हैं, जब हम पैसेजेस सीखते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, आपसे पहले बेनिफिट्स की बात करता हूं। देखो बच्चे, जब हम पैसेजेस देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? उसके अंदर हमें मिलता है सेंटेंसेस। ठीक है, और सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? सेंटेंसेस के अंदर होती है ग्रामर। ठीक है, दैट मीन्स जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सीखते हैं तो हमारी ग्रामर इंप्रूव होती है, राइट। दूसरी चीज, हमें सेंटेंसेस मिलते हैं तो वहां पे वर्ड्स मिलते हैं, तो हमारी क्या होती है? वोकैबलरी। वोकैबलरी भी हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती ही होती है। ठीक है, जब हम पैसेजेस रीड करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी वोकैबलरी इंप्रूव होती है। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करूं पैरा कंप्लीशन की, पैरा कंप्लीशन आपके आईपी मैट लेवल पे बहुत आते हैं, रोहतक लेवल पे बहुत आते हैं। तो पैरा कंप्लीशन के अंदर आपको क्या होता है? ऐसे अगर पैराग्राफ की बात करूं तो बीच बीच में से चीजें जो है, सेंटेंसेस गायब होते हैं हमारे, जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जब आपकी आरसीज जो है स्ट्रांग होती है, आपका आरसी वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है, तो मतलब इनडायरेक्टली आपका पैरा कंप्लीशन जो है स्ट्रांग होता ही होता है। तो एक तीर से दो निशाने लगते हैं। ठीक है। चौथी बात, अगर मैं आपसे पैरा जंबल्स की बात करूं तो पैरा जंबल्स में भी होता क्या है? मान लो कि आपको 4-5 सेंटेंसेस दे दिए इस तरीके से, ठीक है, और आपको उसको ये दे रखे हैं, आपको
PQRS इस फॉर्म में दे रखे हैं और आपको इसको अरेंज करना है, तो आपने कर दिया QRSP, इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो वहां पे सेंटेंसेस जब एक साथ आते हैं, आप उसकी फॉर्मेशन बनाते हो, तो बनता क्या है, वो एक एक पैराग्राफ बनता है ना आपका, एक पैसेज बनता है आपका। तो अगर आपकी आरसी की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो नो डाउट आपके पैराजंबल स्ट्रांग होंगे ही होंगे। ठीक है। पांचवी बात, आपका वैट, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव की जो है तैयारी करते हो, आपका वैट जो है इंप्रूव होता ही है जब आप अपनी आरसीज के ऊपर बहुत ध्यान देते हो, क्योंकि वहां पे आपको लिखना होता है और लिखोगे तभी अच्छा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन वाली जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। बात आ रही समझ में? अच्छा जी। अब जब डे वन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे डिस्कशन की थी जॉनरे की। ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि एक्चुअल में जो आरसीज बनते हैं या चीजें होती है वो कितने जॉनरे की होती है। ठीक है। तो मेजर आपसे मैं 7 जॉनर की बात करूंगा जिसको आपको रीड करना ही करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके इर्द गिर्द आपको रीड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसकी मैं बात करूंगा। तो एक जॉनर होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। हमें नहीं पता कि हमारा जो आगे आरसी आ सकता है एग्जाम के अंदर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ सकता है। दूसरा होता है हमारा फिलॉसफी। ठीक है। फिलॉसफी इसको कंप्लीट करो, फिलॉसफी एंड रिलीजन होता है। ठीक है। फिलॉसफी एंड रिलीजन। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है आपका आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है। फोर्थ होता है आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद होता है आपका कल्चर हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। ठीक है। कल्चर हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ होता है आपका साइंस हो गया, आर्ट कल्चर। एक होता है आपका पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। एक होता है बच्चे आपका साइकोलॉजी। यार आज ये पता नहीं क्यों मेरा हिल रहा है। अच्छा एक सेकंड ये वायर इसके अंदर आई हुई है, एक सेकंड। हाँ सॉरी। हाँ एक होता है आपका पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट हो गया, एक होता है आपका साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये आपके 7 जॉनरे होते हैं। आपको इसके इर्द गिर्द अपनी जो है रीडिंग जो है वो करनी चाहिए। कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ ली, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कभी पॉलिटिक्स पढ़ ली, कभी आर्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, कभी फिलोसफी से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, कभी हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, कभी साइकोलॉजी से लेके कुछ रिलेटेड पढ़ लिया। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉनर जो जॉनर है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, लेट सेज इसको पहले मैं वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ले लेते हैं हम वाई एक्सिस पे। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्सपोजर टू डिफरेंट जॉनरा। ठीक है। एक्सपोजर टू डिफरेंट जॉनरा। मैं आपसे बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोजर। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोजर कि डिफरेंट जॉनर का एक्सपोजर होना क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत प्यारी बातें देखना इसके अंदर। यहाँ पे इसको मान लेते हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड देन 100। ठीक है। अब इसको ना बहुत ढंग से समझना बच्चे। होता क्या है, देखो जब बच्चे को लगता है कि अच्छा मुझे आरसी प्रिपेयर करनी है तो वो एक्सपोजर के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी के ऊपर ध्यान देता है। मान लेते हैं अगर उसकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी कभी कहीं यहां पर है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब जब कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बढ़ाता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो उठा के पढ़ेगा ही ना। तो वो मान लेते हैं अगर पहले कहीं यहां लाए करता है तो धीरे धीरे कहीं वो यहां आके लाए करने लग जाता है। तो मान लो अगर उसकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी यहां आई है
तो अभी उसके पास एरिया कितना कवर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया कवर हो रहा है। भाई पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उठा के तो पढ़ेगा ही। ये उसका एरिया जो है कवर हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि अभी इससे बात नहीं बन रहा, मैं और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बढ़ाता हूं। वो और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बढ़ा रहा है और हल्का फुल्का और इधर उधर हाथ मारा, तो उसका एरिया देखो कहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है। लेकिन अभी उसको जो है जॉनरे की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनरे को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखो कितना एरिया कवर कर पा रहा है अभी। अभी वो इतना एरिया जो है वो कवर कर पा रहा है, ठीक है। वहीं अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ये भी पता हो कि मुझे, ठीक है, मेरी रीडिंग एबिलिटी तो, मुझे कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी तो बढ़ानी है, प्लस मुझे जॉनरे पे भी ध्यान देना है, तो अगर वो जॉनरे को भी बढ़ाना शुरू करेगा, तो अगर वो मान लो वो जॉनरे को भी बढ़ा रहा है और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी भी बढ़ा रहा है, तो देखो वो कितना एरिया कवर कर जाता है, ठीक है। कितना सारा एरिया जो है वो कवर कर देगा, आपकी मुट्ठी में कितने सारी चीजें आ जाएगी, ये पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। अब आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं कि आरसी आपके किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी इसको जनरल कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बोलो, वो होती है आपकी जीसीए इनटू में एक्सपोजर टू डिफरेंट जॉनरा, ठीक है। जितनी आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, जितना आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, उतना ही आपका आरसी जो है इंप्रूव कर जाएगा। मैथमेटिकली हमने जो इस बात को प्रूव कर लिया है। तो भाई अपने जो जॉनरे है, मुझे पता है कि हर किसी का एक टेस्ट होता है। मुझे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो आपको हो सकता है आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ने में मजा आए, बट ऐसा नहीं है कि हम आर्ट एंड लिटरेचर में ही घुसे रहें, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, देखो नॉवल आप पढ़ रहे हो, अब से आपको क्या करना है, मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको, जिसको आपको फॉलो करना है, और यहां से ही आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और अगर आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहां से पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों, मैं आपको बताया, तो देखो आईपी मैट, अगर मैं इंदौर की भी और खासकर बात करूं, तो बहुत मतलब छोटा छोटा वाला भाई है वो कैट का। मैं ये तो नहीं कहूंगा कैट का पूरा टेस्ट आता है, बट हाँ हल्का फुल्का तो आता है, ठीक है। और मैं आपको कैट के जो है बहुत फेवरेट वो बताता हूँ, जहां से अक्सर जो आरसीज आती है, हिंदू से, गार्जियन से, नरेटिवली से, यहाँ से तो कैट के ना बहुत सारे पैसेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मेरा साइंस पढ़ने का कुछ मन है, तो साइंटिफिक अमेरिकन पढ़ो, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री का कुछ पढ़ने का मन है तो हिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ लो, हिस्ट्री नेट पढ़ लो, क्रॉनिकल पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा एएन मेरा फेवरेट है भाई, एएन, ठीक है। और अगर मैं कैट की बात करूं, तो यहां से आपका है जो कैट है वो क्वेश्चंस आरसी जो है पुट करता है, न्यूयॉर्क टाइम से जो है वो पुट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ो, देखो द इकोनॉमिक्स तो बहुत ही, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है तो द इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई हो जाएगा, ठीक है, बट चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर आपको लिस्ट दे दी है। अब जब भी आपका कुछ भी पढ़ने का मन कर रहा है, तो कोशिश करना कि आप यहीं से जो है पढ़ो, ठीक है। इनके जो पैसेजेस होते हैं वो उस टेस्ट को जो है आपका मैच करेंगे, जिस टेस्ट के आपके इंदौर के अंदर जो है आरसीज आते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आरसीज की मैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ इसके अंदर रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों, इनिशियल डेज के अंदर मैं उन आरसीज को हिट करूंगा या उन एग्जाम्स को हिट करूंगा जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे आरसीज आते हैं। लाइक अगर मैं क्राइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आरसी आता है, बट उतना ज्यादा खास, उतना ज्यादा वैसा वाला नहीं आता कि भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। लेकिन क्योंकि मुझे सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, तो मैं कुछ भी एक भी चीज आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। तो पेशेंस आपको बना के रखना है। जब आरसीज की सीरीज आपकी कंप्लीट होगी, तो एक आपको जो है कंप्लीट जो है चीजें फील होंगी कि हाँ आरसीज में हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बात करता हूं कि आरसीज के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो अभी मेरे साथ लिखो काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पता तो होना चाहिए कि किस टाइप के, किस टेस्ट के आपके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टाइप होता है वो होता है थीमेटिक क्वेश्चंस, ठीक है। थीमेटिक क्वेश्चंस। अब थीमेटिक क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे थीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थीम बेस्ड क्या हो गया, थीम बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है, थीम क्या होती है, अगर मैं थीम की डेफिनेशन आपको लिखूं यहां पे, तो थीम हमारा होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये होती है हमारी थीम। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोई एक बात होती है, ठीक है, कोई एक बात होती है और पूरा पैसेज उसी बात के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द घूम रखा होता है,
ठीक है, तो ये तो हमारे थीमेटिक क्वेश्चन, उसके अंदर हमें थीम बतानी पड़ती है कि क्या थीम है एक्चुअल में। ठीक है, पहला टाइप क्लियर है। अच्छा जी, दूसरा जो टाइप बनता है वो होता है आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस का। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो आप इसको लिख लो, बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है, एग्जांपल्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तीसरा जो टाइप बनता है वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बताता हूं इसको, ये बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है बच्चे? इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे क्या हुआ, आपने पैसेज की अंडरस्टैंडिंग ली। हाँ, वो पूरे पैसेज की आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब उसी अंडरस्टैंडिंग को कुछ सिचुएशंस वो दे देता है, और उस अंडरस्टैंडिंग को इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे यूज करोगे वो आपसे यहां पे पूछता है। ठीक है, अब ये जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके जो है 3-4 तरीके के होते हैं। एक सेकंड में दूसरा कलर लेता हूं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आपके 3-4 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब कि यहां पे वो आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स जो होती है, राइट रॉन्ग वाली स्टेटमेंट्स जो होते हैं, वो आपसे पूछता है। दूसरा जो है वो आपसे पूछता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या हो गया, इसमें वो आपसे पूछता है, आपको कोई वर्ड दे देगा, ठीक है, कोई फ्रेज दे देगा, ठीक है, ठीक है, कोई सेंटेंस आपको दे देगा, ठीक है, और वहां पे उनके बाद उनसे पूछता है उनके मीनिंग। बात है समझ में? तो ये हो गए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद तीसरा बनता है आपका टाइटल सजेशन। ठीक है, टाइटल सजेशन, जिसके अंदर आप टाइटल बताते हो। ठीक है, और वो जो बेस्ट टाइटल होता है वो मतलब वो जो थीम बेस्ड होता है, जो थीम को प्रॉपर सजेस्ट कर दे, वो आपका बेस्ट टाइटल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट बनता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो कोई भी सेंटेंस पूछ लेगा या कुछ भी दे देगा, और पूछ लेगा कि इसके अंदर नाउन कौन सा है, ठीक है, इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है, इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, इसके अंदर से एडवर्ब कौन सा है, और ये सारी चीजें वो आपसे पूछ लेता है। तो ये होता है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो 3 टाइप हमने सीख लिए अभी, कि 3 तरीके के क्वेश्चंस तो हमें दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा ना दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या कभी आरसी हमने समझी है, या हमें आरसी कभी किसी ने समझाई है? हमने ये जरूर सुना होगा कि अगर आरसी आती है तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है पैसेज पे देख लो, जहां जहां वो मिल रहा है उसके आंसर कर दो। पर एक प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू अगर आप आरसी को लेकर चलोगे तो बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा। 3 टाइप सीख ली बच्चे हमने। चौथा टाइप होता है आपका सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो आपसे पूछ लेता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है। कोई भी एक सेंटेंस अंडरलाइन कर देगा, वो पूछ लेगा क्या वो एक्टिव है, मतलब एक्टिव वॉइस है, क्या वो पैसिव वॉइस के अंदर है, ठीक है, क्या वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, क्या वो अफर्मेटिव है। इस तरीके के आपके सेंटेंसेस पूछ लेता है। उसके बाद 5वां टाइप जो बनता है आपका, वो बनता है आपका फिगर ऑफ स्पीच पूछना। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि वो आपसे पूछ लेता है कि सिमिली क्या है इसके अंदर, ठीक है, देन उसके बाद मेटाफर क्या है, सारी बात करूंगा, टेंशन मत लेना। मेटाफर क्या है, देन उसके बाद वो आपसे पूछ लेता है आयरनी क्या है, ठीक है, और फोर्थ आपसे पूछता है कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं देखूं, हिंदी में हम इसे कहते हैं अलंकार। बात है समझ में? तो एक टाइप ये हो गया। 6th टाइप होता है आपका मूड आइडेंटिफिकेशन। इसको लिख लो आप, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मतलब मूड ऑफ स्पीकर,
ठीक है, मूड ऑफ द स्पीकर, नरेटर कह लो, ठीक है, या फिर मूड ऑफ द पैसेज कह लो, वो बात एक ही होती है। बात आ रही समझ में? अब वो मूड हमारा किस किस तरीके का होता है? वो होता है हमारा, अगर मैं मूड की बात करूं तो पहला होता है हमारा क्रिटिक। क्रिटिक मतलब कि जो चीज़ आलोचक है, आलोचक मतलब कि वो आपको ना किसी चीज़ के गुड और बैड एक्सपेक्ट बता देगा, ठीक है, कि इस चीज़ के गुड, अच्छे और बुरे प्रभाव क्या क्या हैं, वो क्रिटिक बता देगा। ठीक है, तो ये क्रिटिक मूड हो गया। दूसरा होता है आपका इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव का क्या होता है कि इसको लिख लो पहले, अ, इसको ऐसे लिखो, डीप थिंकिंग अबाउट, डीप थिंकिंग अबाउट वंस राइट या फिर रॉन्ग। वहां पे ना आपको ऐसा लगेगा कि जो ऑथर है ना, वो उसने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, उस बारे में वो जिक्र करेगा। तो वहां पे कैसे हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव, ठीक है। क्या होता है भाई? रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्शन आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ एन इवेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। मतलब कि ऐसा होता है इसमें कि राइटर के सामने ना कोई सिचुएशन सी हो जाती है, कुछ घटना घट जाती है, कि जैसे कि एक मदर जो है अपने अपने बच्चे को खिलौना दे रही है, वो बच्चा जो है खिलौना फेंक रहा है, फिर उसकी मदर ने फिर से खिलौना दिया, वो बच्चे ने फिर से टॉय जो है फेंक दिया। तो फिर ऑथर रिमेंबर करता है कि हमारे बचपन में तो हमें खिलौने मिले ही नहीं। तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्टिव होता है हमारा, वो अपने एक इवेंट को याद कर रहा होता है, ठीक है। बात है समझ में? तो एक टाइप हमारा ये बना। इसी के अंदर और क्या बनता है आपका? इसी के अंदर होता है आपका एक एथिकल, ठीक है, एथिकल। एथिकल के अंदर क्या होता है? एथिकल के अंदर आपको कुछ मोरालिटी की बात हो रही होती है, ठीक है, मोरालिटी, नैतिकता की बात होती है, ठीक है। और एक होता है आपका इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में क्या होता है? वहां पे आपको ना मतलब ऐसी सी फील आएगी, पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिल गई, तो वो क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं डिस्कर्सिव। क्या बोलते हैं हम? डिस्कर्सिव कहते हैं। एक सेकंड, अगर मैं इनकी नेमिंग करूं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा ए, बी, सी, डी, ई, और लास्ट है आपका एफ, डिस्कर्सिव, ठीक है। डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव मतलब जहां पे आपके ना आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। आपने जो है ना पैराग्राफ रीड किया और आपको लगा कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा, क्या है, मतलब कि मान लो जैसे कि कोई राइटर है, हम्म, उस राइटर ने पॉपुलेशन के बारे में कुछ लिखा, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में लिखा, और उसने कह दिया कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो एक गुड एक्ट है, वो एक बढ़िया है, बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप बोलोगे कि भाई क्या बात कर रहा है ये, मतलब आप उस बात से अग्री नहीं कर रहे, आपने मतलब ये पैसेज है हमारे पास, ठीक है, ऐसे पैसेज है, आप पढ़ते 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 आए, पढ़ते आए, अब कह रहे हो कि क्या वाहियात बात कर रहा है, मैं इससे अग्री नहीं करता, ठीक है। तो अब लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आप आगे बढ़े, तो यहां पर आप क्या थे? नो के फेवर में थे, वो यस के फेवर में था। अब आगे वाली लाइन में वो यस के फेवर में आया, उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ना एक गुड एक्ट है, और आपके माइंड में चल रहा है कि क्या वाहिद बात कर रहा है, फिर वो आगे आके कह देता है तुम भी तो इस धरती पे आए हो, तुम क्या करने आओ? अगर तुम्हें लग रहा है, मतलब आगे ये ऑथर लिख रहा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि जो ये ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये एक गुड एक्ट नहीं है, ये एक बैड एक्ट है, तो तुम भी तो इस धरती पे आए हो, तुमने भी तो आके क्या किया है? तुमने भी तो भाई यहाँ पे आके जनसंख्या बढ़ाई है, तो फिर तुम सोच में आ जाओगे। तो मतलब यहाँ पे समझ लो बड़ी बहसबाजी सी चल रही है, तो ये डिस्कर्सिव सा होता है, ठीक है। बात आ रही समझने? तो एक हमारा इस टाइप का भी बनता है, ठीक है। एक सेकंड में इरेजर ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इरेजर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है भाई। क्लियर है ये वाली चीज़? अच्छा जी, आगे समझो। एक होता है आपका, कौन कौन से हो गए, मेक में क्रिटिक, इंट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, एथिकल, इंफॉर्मेटिव, डिस्कर्सिव। एक और होता है आपका, एक और होता है, एक सेकंड हम ले लेते हैं ब्लू कलर। एक होता है हमारा सार्कास्टिक, ठीक है, सरकास्टिक। सरकास्टिक में आपका क्या होता है? मतलब कि इसको ऐसे लिख लो, द मीनिंग when the meaning is exactly opposite, is exactly opposite
टू वॉट इज सेड, ऐसे लिख लो। ठीक है, मतलब कि सरकास्टिक में क्या होता है भाई, उसने जो कहा है ना उसके बिल्कुल ही विपरीत एक जो है मीनिंग निकलता है, तो होता है सरकास्टिक हमारा। ठीक है, एक जो सातवां टाइप आपका बनता है वो आपका बनता है सिनोनिम एंटोनिम्स का। वो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर कोई भी गिवन वर्ड दे देगा, उससे पूछ लेगा इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स। ठीक है, ये आपका एक टाइप बनता है। तो कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, टोटल आपके 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। और इनके जो सब पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी आज जो है झोली के अंदर डाल दी है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी इसके अंदर मिली होगी बहुत शानदार तरीके से। अच्छा जी, अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व। ठीक है जी, कैसे इनको सॉल्व करना है। अगेन मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ये जो है छोटे छोटे पैसेजेस के लिए मैं अभी बता रहा हूं। जब हम बड़े पैसेजेस 450-500 वर्ड का पैसेज जब हम हिट करेंगे तो उनको भी कैसे रीड करना है वो भी मैं आपसे इन डेप्थ बात करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अवॉइड ट्रांसलेशन। क्या बात कह रहा हूं मैं, मतलब कि लाइन पढ़ी उसके बाद उसका हिंदी का मीनिंग निकाल दिया, फिर से लाइन पढ़ी उसका हिंदी का मीनिंग निकाल दिया, ये नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद गो वन गो रीडिंग, वन गो रीडिंग। ठीक है, वन गो रीडिंग, वन गो रीडिंग से मेरा क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसेज उठाया और बिल्कुल ही तेज 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 पढ़ना शुरू कर दिया कि, और इतना तेज पढ़ दिया कि आपको खुद को समझ नहीं आया कि आपने पढ़ा क्या। फिर उसके बाद आप वापस आए उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हो। या फिर आपको ऐसे भी नहीं पढ़ना कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो कर दी आपने कि वापस से आपको उसको फिर से आके पढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से आके बिल्कुल आपने यहाँ पे लाइन टू लाइन यहाँ पे इसको खत्म कर दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे लाइन टू लाइन तो हमें पढ़ना नहीं है, मुझे पता है बड़े पैसे जिसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते, पर छोटे को तो पढ़ोगे, छोटे के लिए तो थोड़ा समय दोगे ही। तो अभी छोटे पैसेजेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप अपनी लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आपने पैसेजेस को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में थीम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या थीम है इस पैसेज की। इस तरीके से स्पीड से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मार्क करना है जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, जो जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो उनको मार्क कर लेना। ठीक है, या तो पेपर पे लिख लेना या पे कहीं पे भी लिख लेना। तो यहाँ पे लिख लो, मार्क द अनफेमिलियर वर्ड्स, फ्रेजेस भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई लाइन भी अनफेमिलियर हो सकती है आपके लिए। तो ये आपका कहाँ काम आएगा, जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां काम आएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है बच्चे, तो ये एक छोटा सा तरीका है जो कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे। अब चलते हैं, छोटे छोटे पैसेज से शुरू करूंगा, धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। आने वाले सेशंस के अंदर भी डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। देखो भाई क्या कह रहे हैं कि रविशंकर, देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपका जैसे नाम आ जाते हैं तो वो हमेशा ना एक स्टोरी बेस्ड पैसेज होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, स्टोरी बेस्ड होगा पैसेज। तो देखो क्या कह रहा है, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे सर्कल एक वर्ड आ रहा है। सर्कल हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि ये होता है सर्कल, ये उसकी रेडियस होती है, ये होता है डायमीटर, ये होता है इसका टेंजेंट, इस तरीके से हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे सर्कल का जो है मीनिंग कुछ और है। ठीक है, ठीक है, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड इट इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। ठीक है, एवरीबडी एडमायर्स हिम, हिम मतलब रविशंकर की बात हो रही है, फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखो ह्यूमर एक वर्ड आया है यहाँ पे ना, 3 चीजें होती है ह्यूमर को समझते हैं। एक होता है आपका स्माइल, एक होता है आपका लाफ, लाफ्टर कह लो, और एक होता है आपका ह्यूमर। इन तीनों को ना, इन तीनों के बीच में फर्क समझना। ठीक है, स्माइल क्या होता है, स्माइल होता है आपका स्ट्रेच ऑफ लिप्स, मतलब कि आपने देखा ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे हंस गए है ना, जैसे कि ऐसे हंसते तेरी भाभी है। ठीक है ठीक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच ऑफ लिप्स मतलब स्माइल। लाफ्टर क्या होता है, किसी ने आपको गुदगुदी कर दी तो आपने हंसा, हा 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 हा, ये लाफ्टर होता है। ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर में होती है एक इंटेलिजेंस। ठीक है, एक इंटेलिजेंस होती है ह्यूमर के अंदर, तो जिसको थोड़ा सा समझने के बाद आपको हंसी आती है वो ह्यूमर होता है। तो ये 3 चीज अलग अलग होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो मैं क्या पढ़ रहा था, हाँ, एवरीबडी एडमायर्स हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर, एवरीबडी दैट इज एक्सेप्ट हिज 6 ईयर ओल्ड डॉटर मीनाक्षी। वो कह रहा है सब उसको एडमायर करते हैं
उसकी छोटी बेटी जो कि 6 साल की है मीनाक्षी को छोड़कर। कैसे ही एडमायर करेगी यार, 6 साल के बच्चे हैं, उसको क्या ह्यूमर का समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि बचपन में वो खेलते थे चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, भैंस उड़ी, तो भैंस उड़ी पे दे चाटे दे चाटे दे चाटे। तो अब वो चाटे मतलब वो उनका दिमाग सिर्फ उतना ही है ना बच्चे का, तो कि भाई वो मतलब नहीं उड़ सकता। और अब जब हम बड़े हैं तो हमें पता है कि उड़ने के लिए एरोडायनेमिक्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या क्या चाहिए, तो इसलिए वो जो है नहीं उड़ सकते। तो इंटेलिजेंस वाली बात है भाई, उसको 6 साल के बच्चे को क्या ह्यूमर समझ में आएगा। कहता है रिसेंटली वन ऑफ द रवीज फ्रेंड आस्क हिम टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन। ठीक है, रिसेप्शन पार्टी में रवि के फ्रेंड ने क्या बोला कि स्पीच रेडी कर। ठीक है, दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स। तो रवि को ये जो स्पीच देना है बहुत पसंद आता है। ही प्रिपेयर्ड द स्पीच केयरफुली एंड वेंट टू द पार्टी विद मीनाक्षी। वो अपनी 6 साल की बेटी के साथ रिसेप्शन पार्टी में चला गया। He had included a large number of funny stories in the speech and of course it was a great success. उसने बहुत सारी funny stories अपनी speech में डाली थी और वो event बहुत ही सक्सेसफुल रहा। As soon as he had finished, Meenakshi told him she wanted to go home. जैसे उसने स्पीच खत्म करी, मीनाक्षी ने कहा कि भाई मुझे घर जाना है। रवि वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय दिस बट ही डिड एज हिज डॉटर आस्क। रवि को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, लेकिन उसकी बेटी ने क्योंकि कहा था तो इसलिए उसने किया। ऑन द वे टू होम, जब वो घर जा रहे थे, ही आस्क मीनाक्षी इफ शी हैड इंजॉयड द स्पीच। उसने जो है घर जब जा रहे थे तो रास्ते में पूछा कि क्या आपने स्पीच इंजॉय की, अपनी बेटी से पूछा। टू हिज सरप्राइज शी सेड शी हैड नॉट। उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, उसने जो है इंजॉय नहीं किया। मीनाक्षी ने ऐसा कहा। रवि आस्क्ड हर व्हाई दिस इज एज सो एंड शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट लाइक टू सी मेनी पीपल लाफ एट हिम। अब छोटा बच्चा है ना, तो उसने क्या कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लोग जो है आपकी बातों पे हंस रहे थे। ठीक है, तो ये था पैसेज। ठीक है भाई, अब चलते जरा क्वेश्चंस की तरफ। कहता है रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज। रवि पॉपुलर क्यों था? ही मेड स्पीचेज। उसने क्या स्पीच बनाई थी इसलिए पॉपुलर था? नहीं, इसलिए पॉपुलर नहीं था। ही टोल्ड स्टोरीज, नहीं। ही हैड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यस, ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। देखो ना यहाँ पे लिखा है एवरीबडी एडमायर्स हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। सब उसको एडमायर करते थे, मतलब वो फेमस इस चीज के लिए था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। रवि लव्स टू मेक अ स्पीच, है ना। रवि को देखो ना यहाँ पे क्या बात कही थी उसने कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग रवि लव्स। क्या थी वो सॉर्ट ऑफ थिंग? आस्क हिम टू मेक अ स्पीच। उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि उसको स्पीच बनानी है रिसेप्शन के लिए, तो ये चीज उसको पसंद आती थी रवि को। ठीक है, बात है समझने। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? रवि वेंट टू द पार्टी, किसके साथ गया था? विद हिज डॉटर। ये तो कैसा हो गया, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया ना, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब इन्फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया ये। कहता है रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज। रवि क्यों डिसअपॉइंटेड था? मीनाक्षी डिड नॉट इंजॉय हिज स्पीच। ऐसा नहीं था भाई, इंजॉय तो कहीं जिक्र नहीं किया। कहता है मीनाक्षी वॉन्टेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच, यस। वो क्यों डिसअपॉइंटेड थी? एक सेकंड रुकना। पीपल डिड नॉट लाइक हिज स्पीच, पीपल डिड नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट रवि। हाँ हाँ, वो क्यों डिसअपॉइंटेड थी? एक सेकंड हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। रवि आस्क्ड व्हाई शी डिड नॉट लाइक। हाँ, रवि वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय दिस बट ही डिड। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो? मीनाक्षी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे? रवि वॉज डिसअपॉइंटेड। हाँ, रवि क्यों डिसअपॉइंटेड था? रवि डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी जो है स्पीच के जस्ट बाद घर जाना चाहती थी, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हुआ। ठीक है, बात है समझ में। अच्छा जी, आगे देखो क्या कहता है। मीनाक्षी फेल टू रिलीज। देखो रिलीज का क्या मतलब होता है? साथ देना, किसी चीज का साथ देना, है ना, तो वो रिलीज होता है। वो क्यों जो है साथ नहीं दे पाए? क्योंकि एवरीवन हैड बीन लाफिंग एट रवि स्टोरी नॉट एट रवि। बात है समझ में, क्योंकि सभी जो है रवि की स्टोरी पे हंस रहे थे। बात है समझ में। तो ये हमारा पैसेज 1 हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल, जो कि बहुत ही प्यारा सा पैसेज था। अच्छा जी, देखो धीरे 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 करूंगा बिल्ड, आने वाले सेशंस में भी बिल्ड करूंगा, टेंशन मत लो। जॉगिंग। जॉगिंग और रनिंग एट एन ईजी पेस इज। देखो इस तरीके की जो क्वेश्चंस वो होते हैं ना आपके, वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, इंफॉर्मेटिव पैसेजेस। ठीक है, इंफॉर्मेटिव पैसेज है ये आपका एक तरीके का। ठीक है, जॉगिंग और रनिंग एट एन ईजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। देखो पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, जो इजी स्पीड से जो है जो रनिंग और जॉगिंग करना है वो पॉपुलर हो चुका है। इट्स वन फ्री एंड अ क्विक वे टू गेट फिट। ठीक है, ये बहुत ही ईजी और अच्छा तरीका है फिट होने का। इट इज गुड
फॉर द सप्लीनेस। सप्लीनेस का मतलब होता है जो अपर बॉडी पार्ट होते हैं, और अपर बॉडी स्ट्रेंथ। देखो देखो आगे एक्सप्लेन कर भी रहा है इसी बात को, इसी वर्ड को आगे एक्सप्लेन कर भी दिया उसने। देर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी टू फीट, नीज, एंकल्स एंड हिप्स। इसका ओवर यूज करते हैं तो ये जो है फीट के लिए, एंकल्स के लिए, हिप्स के लिए ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। बट इफ यू डू नॉट ओवर डू इट एट फर्स्ट एंड रन ऑन द सॉफ्ट सर्फेस लाइक ग्रास वेन यू कैन, यू शुडेंट हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर आप इसको जो है ओवरड्यू नहीं करते हैं, सॉफ्ट सर्फेसिस पे, घासों पे अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आगे क्या कहता है, इफ यू हैव आर्थराइटिस इन योर लेग्स, हिप्स और बैक, और इफ यू आर ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हो, आपको अर्थराइटिस है, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई साइकिलिंग और स्विमिंग इंस्टेड। आपको जो है स्विमिंग या फिर साइकिलिंग करनी चाहिए। ठीक है, कहता है द ओनली एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्सपेंस, यहां से मुझे एक चीज याद आ रही है, दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एक्सपेंस। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो एक्सपेंस होता है आपका खर्च, ठीक है, ये आपका बना है एक्सपेंड वर्ड से, एक्सपेंड, ठीक है, और एक एक्सपेंस PANC, इसका मतलब होता है फैलाव, किसी चीज का फैलाव जो होता है ना उसको एक्सपेंस कहता है, ये आपका बना है एक्सपैंड से। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो द ओनली एक्सपेंस इज अ good pair of running shoes. Avoid busy roads and jogging at night if possible. Wear light colored clothes so as not feel uneasy. वो कह रहा है कि अगर आपको अनईजी फील नहीं करना, बहुत ही सुकून मतलब ईजी अगर आपको फील करना है तो लाइट क्लोथ्स पहनो। एंड अ साइक्लिस्ट रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड, जो रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड होती है वो उसको जो है उसको पहनना शुरू करो। अच्छा जी, चलते हैं आगे। कहते हैं जॉगिंग इज अ पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज, क्यों है, मेक्स द बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रॉन्ग, पूरी बॉडी को तो उसने बात नहीं की, उसने क्या कहा था, अपर बॉडी को करता है। तो देखो मेक्स द बॉडी सप्ली, सप्ली का मतलब होता है अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। एंड ईजी वे टू फिट वन सेल्फ, नहीं ये भी नहीं है। टू एमिनेट इंजॉयबल, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फोर्थ ही हमारा ठीक है। कहता है समटाइम्स जॉगिंग कैन बी रिस्की वेन, कब हो सकती है, वेन इट इज ओवरड्यू। उसने बोला था जब ये ओवरड्यू हो सकती है तो रिस्की हो सकती है। देखो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, इट इज डन स्पीडली, और इट इज डन ऑन द लॉन, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं की। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा था, इफ यू देर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज, ठीक है, इंजरी टू फीट, ओवर यूज जब हम करेंगे, बात है समझे, तो ओवर डन जब होगा जब ये रिस्की हो जाएगा, ऐसी बात उसने कही है। आगे देखो क्या कहता है, जॉगिंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर, किसके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ओवरवेट वालों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्यों, और उनके लिए क्या एडवाइस किया था उसने, एडवाइस की थी आपको या तो आप साइकिलिंग करो या फिर आप स्विमिंग जाओ, ठीक है। एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफिट। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपेंसिव आउटफिट जो है रिक्वायर नहीं करता, ठीक है। रिक्वायर्स लेस एफर्ट, ऐसा भी नहीं है, रिक्वायर लेस स्पेस, ऐसा भी नहीं है। डज नॉट नीड स्ट्रेंथ, रनिंग करने के तो, जॉगिंग करने के तो स्ट्रेंथ की जरूरत है ही। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1A हो जाएगा मेरा। आगे चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ये कैसे टिक हो रखा है, ये कुछ टेक्निकल इशू है भाई, शायद पीछे का टिक भी यहीं आ गया। कहता है वाइल जॉगिंग वन शुड वेयर लाइट कलर क्लोथ्स टू फील ईजी। यस, टू फील ईजी, ईजी फील करने के लिए लाइट कलर के क्लोथ्स जो है लोगों को पहनने चाहिए। उसने लास्ट लाइन में यही तो कहा है कि वाइल वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एज नॉट टू फील अनईजी, अनईजी फील नहीं करने के लिए आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो यहाँ पे वही क्या है, ईजी फील हो इसलिए आपको लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। पैसेज 3 कहता है वन डल डार्क डे इन ऑटम। ऑटम क्या होता है भाई, हमारा एक सीजन है, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, डार्क डे की बात कर रहा है। वो डार्क डे क्या है, देखो डे आपका मॉर्निंग भी होता है, ठीक है, आपका नून भी होता है, इवनिंग भी होता है, नाइट भी होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक क्या होता है, घोड़े की पीठ। देखो आई वॉज राइडिंग अ हॉर्स, ऐसा नहीं होता, मतलब जब भी आप हॉर्स के ऊपर राइड करते हो तो उसको हॉर्स बैक ही लिखा जाता है। थ्रू अ ड्रेरी स्ट्रेच, ड्रेरी स्ट्रेच का मतलब होता है भाई एक्सपेंस वाली बात होगी, स्ट्रेच वाली, ठीक है, फैलाव वाली। ऑफ कंट्री साइड, कंट्री साइड होती है कंट्री के जो आसपास वाला बाहर वाला जो एरिया होता है। एट नाइट फॉल, अब देखो अब रात को क्या हुआ, अब वो बात कर रहे हैं रात को क्या हुआ, मतलब कि ये वाली जो बात थी डे, डल डार्क डे, ये आपकी इवनिंग की बात कर रहा था वो कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। आई केम इन द साइट ऑफ अ हाउस ऑफ अशर। अशर क्या होते हैं, आपके जो एस्कॉर्ट्स होते हैं या फिर जो आपके गाइड होते हैं,
ठीक है, गाइड कह लो या फिर एस्कॉर्ट्स कह लो, उसको अशर कहते हैं। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बिन माई चाइल्डहुड पाल। उसका बचपन का दोस्त था रॉड्रिक अशर, जो उसको रात को दिखा, ठीक है, उसका घर दिखा उसको। इट हैड बिन अमटीन, अमटीन का मतलब होता है बहुत सारे साल, है ना, बहुत सारे साल। इट हैड बिन अमटीन ईयर्स सिंस ही एंड आई हैड सीन ईच अदर, बहुत हमें साल हो गए एक दूसरे को देखे हुए। आई लिव्ड इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, वो बचपन में जो है दूसरी कंट्री के पार्ट में रहता था। हाउ एवर ही हैड रिसेंटली कॉरस्पॉन्डेड, कॉरस्पॉन्डेड का मतलब होता है लेटर्स लिखना, है ना, लेटर लिखना। कॉरस्पॉन्डेड विद मी टेलिंग मी एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है पूरी जानकारी देना, ऑफ सीरियस इलनेस ऑफ अ मेंटल डिस्टर्बेंस दैट ही वॉज ट्रबलिंग, दैट वॉज ट्रबलिंग हिम। मतलब कि उसने क्या करा, लेटर्स के थ्रू उसको बताया था कि वो जो है कितना सीरियस प्रॉब्लम से, उसकी मेंटल हेल्थ जो है ठीक नहीं है। तो अशर जो उसका एस्कॉर्ट उसको जिसको उसका घर दिखा, वो उसको बता रहा था, ठीक है। बिलेगर्ड by his problems, Roderick was leading the extensive of hermit. एक सेकेंड, beleaguered by his problems, Roderick was leading by the existence of hermit. देखो hermit का मतलब क्या होता है, hermit का मतलब होता है lonely life, ठीक है, lonely life, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली लाइफ जो है वो रॉड्रिक जो है फील कर रहा था। तो ये आपका एक जो है पैसेज हो गया। अगर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं द ऑथर वॉज ट्रैवलिंग, कब ट्रैवल कर रहा था, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, रात शाम को उसने ट्रैवल करना शुरू किया था, फिर जाके रात हुई थी आगे। द हाउस ऑफ द अशर वॉज द होम ऑफ, क्या था वो, द ऑथर्स रिलेटिव था, रिलेटिव तो नहीं था, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है आपका किन, ठीक है, किन का मतलब जो कि जान पहचान के लोग होते हैं, तो वही था वो आपका ओल्ड एक्वेंटेंस था, वो आपका कंपेनियन ऑफ फ्रेंड नहीं, एक्वेंटेंस था, पुराना जानकार था वो उसका, ठीक है। कहता है द ऑथर लिव्ड इन द कंट्री, कब रहता था वो, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान रहता था, ठीक है। कहता है द ऑथर केम टू नो ऑफ हिज फ्रेंड्स इलनेस, किसके थ्रू पता चला था उसको, थ्रू लेटर्स, ठीक है। वहां पे यहाँ पे उसने क्या कहा था, ही रिसेंटली कॉरस्पॉन्डेड, कॉरस्पॉन्डेड मतलब होता है लेटर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्रू लेटर्स, लेटर्स के थ्रू इसको पता चला था। रॉड्रिक वॉज लिविंग इन द कंपनीज ऑफ हिज फ्रेंड, और क्या कह रहा है, वॉज इंगेज इन मैनी सोशल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। वॉज इन्वॉल्विंग इन थ्राइविंग बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं कहा। हैड बिकम रिकल्स, देखो रिकल्स का मतलब क्या होता है, हर्मिट, ये हर्मिट का ही सिनोनिम हो गया आपका, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन हो गया। या फिर आप एक वर्ड और याद कर सकते हो यहाँ पे, सेक्लूजन होता है, सेक्लूजन, ठीक है, सेक्लूजन भी आपका एक यही वर्ड होता है। क्लियर है। तो ये हमने किया है आज, तो 3 पैसेजेस देखे हमने, और मुझे उम्मीद है कि आपके किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट लेना है, उसके बाद आपको रीड कहाँ कहाँ से करना है, ये सारी क्लैरिटी आपको आज वाले सेशन के अंदर ज़रूर मिली होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम धीरे धीरे आरसीज का लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे, और एक स्टेज आएगी आपकी जब मैं आपको खुद आईपी मैट के जो है रियल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये हमारा आज सेशन नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है सेशन नंबर 1 आपने अच्छे से देखा होगा। अब जब आपने अपनी वर्बल की बुक उठाई होगी, सो वहां देखा होगा कि प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए। सो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके बाद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन जो है वो और आना है, जिसके अंदर मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। मतलब वो इंदौर जिस टेस्ट के साथ जो आरसीज पूछता है, उस टेस्ट पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। देन उसके बाद आपके फोल्डर के अंदर आपको प्रैक्टिस शीट के नाम से एक जो है फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहीं से आपको आपके आरसीज जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलते हैं आज आगे। पैसेज नंबर 4 देखते हैं भाई। इससे पहले 3 पैसेजेस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। कहता है एज अ फार्मर आई वॉज डिटरमाइंड दैट वी शुड गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कीप ऑन, है ना। कीप ऑन मतलब कि कंटिन्यू प्रोग्रेस होना किसी चीज का। गेट ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सो एज अ फार्मर आई वॉज डिटरमाइंड दैट वी शुड गेट ऑन द कंप्यूटर बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है, एक तरीके की ना यूनिट होती है, ये एक तरीके की क्या है, ये यूनिट है जो कंप्यूटर्स के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेज कृनप्पा जगन्नाथ
द 40 years old head of Gram Panchayat who initiated the whole process 3 years ago. तो ये हमारे जो जगन्नाथा है वो कौन है? 40 years old ग्राम पंचायत के हेड हैं, ठीक है, जिन्होंने ये प्रोसेस जो है, मतलब कि कौन सा प्रोसेस है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होगा, अभी वो आगे देखेंगे, वो भी इतना क्लियर नहीं किया है। कहता है विद द टिप ऑफ कंप्यूटर सेवी। देखो सेवी क्या होता है, अगर मान लो कोई कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सेवी। जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा अपडेट रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेक सेवी कहते हैं। सो सेवी होता है जो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखता हो। विद द टिप्स ऑफ कंप्यूटर सेवी ब्रदर इन द यूएस, जगन्नाथा ड्रू अप अ प्लान एंड कन्विंस्ड अदर विद इट्स मेरिट। तो जो उनके भाई थे जो कि एक कंप्यूटर सेवी थे, उनकी हेल्प से उन्होंने आसपास के लोगों को जो है, मतलब उनको कन्विंस कर लिया इसके फायदे दिखाकर। विद नो टाइम ही एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम पब्लिक से उन्होंने क्या है, 65,000 रुपये भी जो है जुगाड़ कर लिया इसका, 65,000 रुपये का। इनफ फॉर द परचेज ऑफ 2 असेंबल पेंटियम 2 कंप्यूटर, जो कि इनफ थे 2 पेंटियम 2 कंप्यूटर्स असेंबल करवाने के। दैट वॉज इनफ, बट हु वुड ऑपरेट दिस मशीन्स। अब क्वेश्चन ये था कि इन मशीन्स को, मतलब इन कंप्यूटर्स को चलाएगा कौन? जगन्नाथ डिसाइडेड दैट इट हैड टू बी द विलेजर्स देमसेल्फ। ये विलेजर्स खुद चलाएंगे, जो कि जगन्नाथ ने ये चीज डिसाइड की। ही गॉट इन टच विद द सॉफ्टवेयर कंपनी विच अग्रीड टू ट्रेन विलेजर्स। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के टच में आया जिन्होंने विलेजर्स को ट्रेन करने का जो है वो अग्री कर गए। मतलब कि अब देखो, जब विलेजर्स चलाएंगे तो गांव के अंदर तो कंप्यूटर्स की ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। सो अगर उन्हें चलाना है तो पहले सीखना भी पड़ेगा। तो एक आईटी कंपनी से उन्होंने, सॉफ्टवेयर कंपनी से बात की और वो अग्री भी कर गए। ऑल्दो वेरी वेरी इनिशियली, देखो वेरी का मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट। हाँ, जो चीज़ डिफिकल्ट होती है उसको वेरी कहते हैं। द पीपल न्यू इट वॉज वर्थ अ ट्राई। लोगों को पता, मतलब ये पता था कि भाई अगर हम इसको करेंगे तो ये वर्थ रहेगी ये चीज़। एज दे रियलाइज इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, मोर एंड मोर विलेजर्स ज्वाइनेड। वहाँ पे उनको लगा कि जो है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन किया। दोज लाइक टिशी शोभा हु वॉज अ ग्रेटर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। वर सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तो डॉक्टर शोभा को वहाँ पे भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। क्लियर है? ये हमारा पैसेज हो गया। चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। कहता है इनिशियली जगन्नाथ रेज्ड 65,000 एज अ लोन बैंक, नहीं। फ्रॉम अ ग्रांच लोन फ्रॉम ग्राम पंचायत, नो। फ्रॉम पब्लिक, यस, पब्लिक से तो लिया था उसने, तो ये भी नहीं होगा। कहता है कृष्णप्पा जगन्नाथ, यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग है क्या? अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इज अ, तो वो क्या थे भाई? वो हेड थे ग्राम पंचायत के। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजर वॉज। क्या प्रॉब्लम थी इनिशियली उनके पास? कि वेदर ब्रांडेड और असेंबल कंप्यूटर्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि असेंबल लेना, ब्रांडेड क्या करना है, जो ये तो कोई इशू नहीं था। अरेंजिंग फाइनेंस ना, फाइनेंस भी जो इजिली, फाइनेंस तो इकट्ठा हो ही गया था। एज हु वुड ऑपरेट दिस मशीन्स, यस, यही विलेजर्स के पास जो इनिशियली प्रॉब्लम थी कि इन मशीन को चलाएगा कौन। फिर जगन्नाथ ने डिसाइड किया कि ये विलेजर से खुद चलाएंगे, ठीक है ना। कहता टी एस शोभा वॉज सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बिकॉज शी वॉज अ ग्रेटिट्यूड, नहीं, शोड अ ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर्स, यस, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, एप्टीट्यूड दिखाया था अपना कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर द विलेजर्स वॉज अरेंज थ्रू, किसके थ्रू वो किया था? एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अग्री किया था, उसी के थ्रू उन्होंने अरेंज कराया था। सो ये हमारा पैसेज नंबर 4 था। आगे चलते हैं पैसेज नंबर 5 की ओर। कहता है द मार्टर्स, मार्टर्स लाइक भगत सिंह मार्टर है हमारे, हु लेट डाउन देयर लाइफ। लेट डाउन का मतलब होता है गिव अप, है ना, गिव अप कर देना, मतलब कि त्याग देना किसी चीज को। द मार्टर हु लेट डाउन देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री हैड अ लॉफ्टी विजन। लॉफ्टी विजन का मतलब होता है जो कि बहुत हाई विजन रखते हो फॉर ऑफ द फ्यूचर, राइट। सो कहते हैं द मार्टर्स हु लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री हैड अ लॉफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर, राइट। उनके दिमाग में बहुत हाई विजन था फ्यूचर को लेके, जिन्होंने अपनी जान तक त्याग दी, ठीक है। कहता है दे वॉन्टेड द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल स्लेवरी एंड बॉन्डेज, मतलब कि जितनी भी गुलामी थी उनसे अपने देश को वो फ्री चाहते थे। दे वॉन्टेड एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज वुड लिव इन अ परफेक्ट हार्मनी एंड इन विच देर वुड नो बी हाई क्लास एंड
नो लो क्लास ऑफ पीपल। वो ऐसा चाहते थे कि उनके इंडिया में एक शांति भरा माहौल हो, यहाँ पे कोई जो है हाई क्लास लो क्लास की ये सब धारणा ना हो। द कर्स ऑफ श्राप, जो इंडिया आज से पहले मतलब बहुत ज़्यादा श्राप था अनटचेबिलिटी का। द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैविंग बीन वाइड आउट कंप्लीटली, women would enjoy equal rights with men and contribute their fullest of the making of a great nation। वो चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है इंडिया से बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वुमेन को जो है पुरुषों के समान जो है वो राइट्स मिलने लगे, ताकि वो भी एक अच्छा एक ग्रेट नेशन बनाने में अपना प्रॉपर पूरा योगदान दे सके। कहता है सच अ विजन वॉज इन कीपिंग विद द एंशियंट ग्लोरी ऑफ द कंट्री रिनाउंड फॉर इट्स स्प्लेंडेड अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। कहता है ये विजन जो है अपने इतिहास को याद करके, जब जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत एक बड़ा अचीवमेंट हमने जो है लिटरेचर के अंदर, आर्ट और कल्चर के अंदर लिया है, उसको याद करके, उसकी उसकी हिस्ट्री को याद करके जो है ये विजन आया है। ठीक है, उसको याद करके, राइट। वी मस्ट नो रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज मतलब होता है कि पुनः जीवित करना किसी चीज को। वो कहते हैं रिवाइटल, जियो जी भर के, मतलब मेडिसिन आती थी ना रिवाइटल, जियो जी भर के। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है नहीं सुना। तो वो क्या होता था कि अब फिर से उसको रिवाइव कर रही हो उस चीज को। ठीक है, पबजी खेल तो रिवाइव, वहां से ये वर्ड निकलता है। वी मस्ट नो रिवाइटलाइज द एंशंट कल्चर, हमें जो है उसको वापस से एंशंट कल्चर को रिवाइटलाइज करना है। वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज इट्स एंशंट कल्चर ऑफ आर्स विद टॉलरेंस ऑफ इट्स मैस्ट हेड। मैस्ट हेड का मतलब होता है आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस किसी चीज का। ठीक है, ये इट नहीं होगा, ये होना चाहिए इफ यू फॉरगेट और सीज टू टेक प्राइड इन आवर नोबल हेरिटेज, वी शैल हैव टू फेस सेवर इंडाइसमेंट इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री विच इज रूथलेस जज एंड सेल्डम स्पेयर्स एरिंग पीपल। देखो रूथलेस का मतलब होता है समथिंग विच इज अनकाइंड। ठीक है, और एरिंग, एरिंग हो गया आपका जो गलती करने वाले थे वो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पैसेज। एक बार इसके क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हैं। देखो भी क्या कहते हैं। द मार्टर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड, क्या चाहते थे? द कंट्री टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं मेंशन हुआ। द कंट्री रूल ओवर द अदर नेशन, नहीं। द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यस ये है। द कंट्री टू गिव अप द, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, कस्टम्स की तो कोई बात ही नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। कहता है दीज मार्टर्स वांटेड दैट, ये क्या चाहते थे? देयर शुड बी रिजर्वेशन इन जॉब्स, ऐसी कोई बात नहीं। देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, ये हो सकता है। एक बार आगे पढ़ लेते हैं। द ओल्ड कास्ट सिस्टम शुड बी रिटेन इन द फ्यूचर, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि भाई जो भी कास्ट सिस्टम है सब खत्म हो जाए। द वुमेन शुड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज ओनली, नहीं ऐसा भी नहीं था। वो तो चाहते थे कि वुमेन को पुरुषों के समान राइट मिले। तो आंसर वुड बी देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, राइट। आगे देखो क्या कहता है। वी मस्ट स्ट्राइव विद आर टोटल कमिटमेंट टू, हमें किसके लिए प्रॉपर कमिटमेंट करनी चाहिए? रिवाइटलाइज आर रिच पास्ट कल्चर। ठीक है, यही तो था, उनको पास्ट कल्चर को वापस से रिवाइटलाइज करना था। तो इसी के लिए तो क्रेविंग थी सारी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। सॉरी, आर फ्रीडम फाइटर इन विजन दैट इन फ्री इंडिया, क्या था उनका? देयर वुड बी एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है पीस, शांति। तो ऐसा तो वो चाहते थे, ये हो सकता है। कहता है वुमेन वुड इंजॉय हायर प्रिविलेजेस एंड राइट्स देन अदर्स। वुमेन वुड इंजॉय हायर प्रिविलेजेस, नहीं ऐसा नहीं चाहते थे। द कंट्री वुड बी टेकन फॉरवर्ड फॉर सम सेलेक्टेड क्लासेस, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे भाई वो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी कोई बात नहीं कि, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे चले। तो चलते हैं पैसेज 6 की तरफ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना छोटा पैसेज उतना ट्रिकी पैसेज होता है। बड़े पैसेज को वहां से 4 5 6 सवाल पूछना बहुत बड़ी बात नहीं होती, छोटे पैसेज से सवाल पूछना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फ्यू पीपल, अब देखो फ्यू, फ्यू का हमने देखा था। फ्यू मतलब क्या होता है? जो चीज ना के बराबर हो, है ना, जो चीज ना के बराबर होती है उसको हम फ्यू कहते हैं। फ्यू पीपल आस्क फ्रॉम बुक्स। अच्छा एक बात बताओ, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है हमारी, फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, कौन सी होती है हमारी? जिसमें हम लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग की तरह दर्शाते हैं, सॉरी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दर्शाते हैं, वो क्या होती है हमारी? पर्सोनिफिकेशन होती है। याद आ रहा है कुछ? अगर नाउन को रिवाइज करो तो इस वर्ड से तो बहुत अच्छे से मुखातिब हो गया। तो वो क्या कह रहा है? फ्यू पीपल आस्क फ्रॉम बुक्स। क्या बुक से कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन हो रही है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बताओगे कि पर्सोनिफिकेशन लगा हुआ है इस लाइन में, क्या क्या लगा हुआ है आपका, सिमिलर लगा है, पर्सोनिफिकेशन लगा है, मेटाफर लगा है, क्या लगा है, वो पूछ सकता है। ठीक है। फ्यू पीपल आज फ्रॉम बुक्स दैट व्हाट बुक्स कैन गिव अस, बुक हमें क्या दे सकती है, कुछ लोग बुक से पूछते हैं कि भाई बुक हमें क्या दे सकती है। मोस्ट कॉमनली वी केम टू बुक्स विद द ब्लड एंड डिवाइडेड माइंड। देखो ब्लड और डिवाइडेड माइंड का मतलब होता है समथिंग, जो चीज थोड़ी धुंधली हो। अ, इसका अगर मैं इसका अगर मैं आपसे एक सिनोनिम की बात करूं तो बहुत अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, प्री नोशन। प्री नोशन है ना, प्री नोशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। हमारी एक पूर्व धारणा होती है कि कैसी होगी बुक, पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी, ये वो हम पढ़ने से पहले ऐसी पूर्व धारणा कर लेते हैं। आस्किंग ऑफ फिक्शन दैट इट शैल बी ट्रू, मतलब फिक्शन जो है वो ट्रू होना चाहिए। ऑफ पोइट्री दैट इट शुड बी फॉल्स, हमें हमारे दिमाग में मतलब दिमाग में होता है कि पोइट्री होगी तो फॉल्स ही होगी, बायोग्राफी होगी तो चापलूसी होगी, देखो फ्लैटरिंग कह रहे हैं। ऑफ हिस्ट्री दैट इट शुड बी इन्फोर्स आर ओन प्रीजस। इफ वी कुड बैनिश, बैनिश का मतलब होता है किसी चीज को एक प्लेस से बाहर कर देना। ऑल सच प्री कंसेप्शंस वी रीड दैट वुड बी एडमायरेबल बिगिनिंग, वो कह रहा है कि अगर इन सब प्री कंसेप्शंस को हम जो है अपने दिमाग से निकाल दे तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, बात है समझे। तो ये हमारा एक छोटा सा पैसेज हो गया भाई। तो मतलब एट लास्ट वो यहाँ पे ये कह रहा है कि बुक पढ़ने से पहले उसके बारे में पूर्व धारणा हमें नहीं करनी चाहिए, ये मोटी मोटी बात होगी। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मोस्ट रीडर थिंक दैट पोइट्री इज एसेंशियली क्या है, अनरियलिस्टिक होती है ना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऑफ पोइट्री दैट इट शैल बी फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, अनरियलिस्टिक होगी। इमेजिनेटिव तो ऐसे कुछ नहीं है, रियलिस्टिक तो उसने बोला ही नहीं है, डायडाक्टिक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है द मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज टू पॉइंट आउट द फॉल्ट्स ऑफ द रीडर, नहीं फॉल्ट नहीं बताना चाहता, सॉरी। कहता है डिफाइन व्हाट वेरियस काइंड ऑफ बुक्स आर, नहीं। सजेस्ट द करेक्ट अप्रोच टू बुक्स, नहीं। एन्यूमरेट द रीडर्स प्री कंसेप्शन, यस, जो रीडर्स होते हैं उसके प्री कंसेप्शन जो है उनको एन्यूमरेट कर रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में, उन पर रोशनी डाल रहा है। आगे देखो क्या कहता है, तो ये मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। कहता है द ऑथर्स रेफरेंस टू बायोग्राफी बीइंग व्यूड एज समथिंग फ्लैटरिंग सजेस्ट दैट ही थिंक्स दैट इट शुड बी। वो कह रहा है कि वो कैसी होनी चाहिए बायोग्राफी, अगर वो कह रहा है कि फ्लैटरिंग होती है तो एक्चुअल में बायोग्राफी होनी कैसी चाहिए। तो बायोग्राफी में क्या होना चाहिए भाई, प्रॉपर सच होना चाहिए। ठीक है, आप तारीफ करो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर 100% ट्रुथ होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो क्या होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए बायोग्राफी हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मोस्ट रीडर्स क्या है भाई, मोस्ट रीडर्स क्या करते हैं, एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द बुक्स, नहीं ऐसा था। इग्नोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर, ये हो सकता है क्योंकि वो प्री कंसेप्शन उनके माइंड में होता है। डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बुक, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑथर, ऐसा भी नहीं है। तो यही हमारा इग्नोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर, वो राइटर का ऑब्जेक्टिव ही भूल जाते हैं। ठीक है, प्री कंसेप्शन कुछ भी अपना लगा लेते हैं और कुछ भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री आर, कैसी होती है मोस्ट, हिस्ट्री की बुक्स कैसी होती है, देखो वो यहाँ पे क्या कह रहा था, हिस्ट्री के बारे में बोला था। ऑफ हिस्ट्री दैट इट शैल बी इन्फोर्स इन आवर ओन प्रीजस, मतलब कि यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि एक तरीके की क्या कहते हैं, जो रिकॉर्ड्स पास्ट में होते हैं ना उनको वापस से बना दिया जाता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पास्ट इवेंट, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, नहीं। कहता है कि द ऑथर्स व्यू ऑन द पास्ट, नहीं व्यू नहीं होता, देखो आ गया वर्ड, रिप्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स अवेलेबल फ्रॉम द पास्ट, यस यही होगा। एन ऑब्जेक्टिव, एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, नहीं ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव तो हमने वैसे ही ले लिया ना, वैसे ही नहीं होगा, वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे देखो क्या कहते हैं, पैसेज नंबर 7 देखते हैं। हाँ जी, पैसेज 7 रीड करते हैं। देखो भाई कहता है द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन, देखो एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपैंड करने वाला, हमने देखा था ना एक एक्सपेंड और एक एक्सपैंड होता है। ऑफ यूरोप ओवरसील वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसील वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, मतलब कि वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर यूरोप में एक्सपेंशन करना है ना तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो सफलता पाना होगा वो अटलांटिक ओशन पे सफलता पाना होगा। फिर कह रहे था दैट द नेशन टू अचीव दिस शुड बी पोर्टुगल वॉज द लॉजिकल आउटकम ऑफ हर जोग्राफिकल पोजिशन इन हर हिस्ट्री। देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो कंट्रीज के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अब यहाँ पे हर क्यों लग रहा है, जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया क्या है, एक मदरलैंड है।
है ना, मदरलैंड है। तो मदरलैंड है तो हम उसको पर्सोनिफाई जब करते हैं तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, हर लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हर लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रीड करोगे ना तो पकड़ना शुरू करोगे। फिर कहता है कि प्लेस्ड ऑन एन एक्सट्रीम मार्जिन ऑफ ओल्ड क्लासिकल मेडिटेरेनियन वर्ल्ड एंड फेसिंग द अनट्रावर्स्ड ओशन। एक सेकंड में फिर से पढ़ लेता हूँ। प्लेस ऑन एन एक्सट्रीम मार्जिन अनट्रावर्स्ड ओशन, मतलब कि वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पोर्टुगल है ये एक ऐसी कंट्री है और वो मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ पे एक ऐसे ओशन को पार करना है जो कि अनट्रैवल्ड है, ठीक है, जिसको जिसको चला ना जा सके, जिसको पार ना किया जा सके, ऐसा है। Portugal could adapt and develop the knowledge and experience of the past to meet the challenge of the unknown. From the seamen of Genova and Venice, they had learned the organization to conduct the mercantile. देखो mercantile का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना। And from Jewish astronomers and map makers, the rudiment of the navigation largely excluded from द शेयर इन मेडिटेरेनियन कॉमर्स एट द टाइम। देखो यहाँ पे क्या है, वो ये कह रहा है, इसे सीधा सीधा ये क्या कहना चाहता है कि पोर्टुगल जो कि बिजनेस में अभी बड़ा ही मतलब खराब है, तो व्यापार अगर उसको करना पड़ेगा तो अपनी जो बाउंड्री है, अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर आना पड़ेगा। उनके पास चैलेंज क्या था, अटलांटिक ओशन को पार करना, ठीक है। तो जेनेवा और वेन से उन्होंने क्या सीखा, ऑर्गेनाइजेशन सीखी है सारी, ठीक है। और अभी देखो वो क्या कहता है, एट अ टाइम व्हेन हर पॉपुलेशन वाज मेकिंग हेवी डिमांड्स ऑन हर रिसोर्सेज, पोर्टुगल टर्न साउथवर्ड्स एंड वेस्टर्नवर्ड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो पोर्टुगल है वो साउथ भी गया और वेस्ट भी गया व्यापार करने के लिए। बट ओशन नेविगेशन वॉज नॉट द सेम एज नेविगेटिंग द लैंड लॉक्ड मेडिटेरियन। वो कह रहा है कि वहां पर समुद्र में, ओशन के अंदर ट्रैवल करना उतना आसान नहीं था जितना कि लैंड पे था उनके लिए। कहता है द अर्लीस्ट ऑफ द बैंड हैड नाइदर द बेनिफिट ऑफ सेलिंग डायरेक्शन नॉट द ट्रेडिशनल लॉर इवन द फेमिलियर हेवनली कंस्टलेशन। देखो कंस्टलेशन का मतलब होता है कि क्या होता है, जैसे स्टार्स की ऐसे पोजीशंस होती है, ऐसे ऐसे करके स्टार्स की पोजीशंस है। हाँ, और सी में अगर कोई ऐसे शिप वगैरह जब जाता है तो वो इस स्टार की पोजीशन से पता लगाते हैं कि वो कहाँ पर है। हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड द चैलेंज वॉज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो ये था हमारा सीधा सीधा पैसेज था, मतलब कि सीधा सीधा सी बात उसने कही कि बिजनेस के मैक्सिमम रास्ते करने तो आपको आपके देश की बाउंड्री से बाहर आना पड़ेगा, ये बात कही है उसने। तो आगे देखते क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन पावर वॉज, क्या था भाई, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। उसको पार करना, उस पर जीत हासिल करना ही उनका सबसे बड़ा वो था, स्टेप था, ठीक है भाई। क्या कहता है आगे, द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ द प्रोर्टुगीज नेविगेटर्स। देखो प्रोर्टुगीज जो वहां पे रहते हैं, गोइंग अक्रॉस द अटलांटिक डिड नॉट फाइंड द, क्या नहीं मिला उन्हें। एक सेकंड में फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। द अर्लियस्ट ग्रुप जो सबसे पहले गया, अच्छा, तो उनके लिए वो इजी और कंफर्टेबल नहीं था। डिड नॉट फाइंड द वेंचर इजी एंड कंफर्टेबल, वो इजी और कंफर्टेबल उनके लिए नहीं था, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, द सेलर्स वर रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय सी बिकॉज दे, क्या थे भाई, बिकॉज दे न्यू अबाउट मैनी कंट्रीज, नहीं, दे हैड रिच पार्टनर्स, नहीं, दे प्रिपेयर्ड हजार्स, नहीं, दे वर इन टच विद सी मैन ऑफ जेनेवा एंड विंस, ठीक है। देखो ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने उन्हीं से तो सीखी थी। देखो, फ्रॉम द सी मैन ऑफ जेनेवा एंड विंस दे हैड लर्न ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द मर्सेंटाइल मरीन, ठीक है। बात है सर, मर्सेंटाइल मरीन मतलब कि व्यापारी मरीन जो है वो कैसे कर सकते हैं, बात है सर, क्योंकि वो उनके टच में थे। तो क्या कहता है आगे, क्वेश्चन पूछता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पोर्टुगल हैड इट वाज, क्या है भाई, जोग्राफिकल लोकेशन। हाँ, ये हो सकता है उनकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि वो साउथ और वेस्टर्न दोनों तरफ जा सकते थे। कॉन्टैक्ट विद द अरब्स, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्टैक्ट विद, नहीं, ये भी नहीं होगा। कल्चरल हिस्ट्री तो कोई बात भी नहीं की। तो जोग्राफिकल लोकेशन उनकी बहुत सही थी, जो वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ जा सकते थे अपना, ठीक है। कहता था पोर्टुगल वॉज मोटिवेटेड टू पाइनर, पाइनर का मतलब होता है एपेक्स, ठीक है, एपेक्स करना किसी को, पाइनर, या आप कह सकते हो शीर्ष, शीर्ष होता ना, पाइनर ओशन नेविगेशन, बिकॉज पोर्टुगल वॉज मोटिवेटेड। क्यों मोटिवेटेड थे वो, क्योंकि उनकी जो कंट्री थी वहां पे इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज कुड नॉट सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। उनके पास जो सोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे। देखो ना, यहाँ पे उसने ये बात कही है, देखो, पोर्टुगल टर्न बिकॉज बट द ओशन, एक सेकंड, वो लाइन चली गई ना, हाँ, ये रहा, एट टाइम व्हेन हर पॉपुलेशन वाज मेकिंग हेवी डिमांड्स
ऑन हर रिसोर्सेज। उनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत हैवी डिमांड कर रही थी, तो यही चीज़ उनको जो है वो मोटिवेट कर गया। ठीक है, बात है समझ में। सो आज हमने जो है 3-4 पैसेजेस देखे, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। कल मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपसे इन डेप्थ बात करूंगा लॉन्ग पैसेजेस को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं आपसे वहाँ पे टेक्निक्स की बात करूंगा, स्कीमिंग स्कैमिंग की जो टेक्निक्स होते हैं उन सब की बहुत इन डेप्थ बात करूंगा। सो मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज के अंदर आज ये हमारा सेशन नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है इस सेशन से पहले आपने क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट किया होगा। क्या रीजन था उसको कंप्लीट कराने का? आपका अगर मैं आईपी मैट रोहतक और इंदौर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, सो वहां पे इन्फ्रेंसेस बेस्ड आपके क्वेश्चन जो है आपके पैसेजेस से पूछे जाते हैं। सो वो इन्फ्रेंस कैसे निकाला जाता है वो मेन बात जो है मैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको सिखाना चाहता था। सो अब चलते हैं आगे। आज मैं आपसे बात करूंगा लॉन्ग पैसेजेस की, और ये हमारा बिल्कुल आखिरी सेशन होने वाला है। इसके बाद आपको अच्छे से आरसीएस की प्रैक्टिस करनी है। सो अब सबसे पहले आपको आपकी जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम कहां है। अगर सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपकी रीडिंग पुअर है, तो इसका सीधा सीधा एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना शुरू कर दो। देखो बच्चे, अगर आप इंदौर जैसा पेपर या फिर रोहतक जैसा पेपर टारगेट कर रहे हो, सो नो डाउट आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। कोर्स जिस दिन हमारा स्टार्ट हुआ था, डे 1 से मैंने सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे किया है, वो है आपकी रीडिंग हैबिट। आपने अभी तक भी अगर रीडिंग हैबिट नहीं बनाई है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आरसी वाले सेक्शन के अंदर आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग नहीं हुआ, सो आपका पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल्स भी स्ट्रांग नहीं होंगे। सो जिसकी प्रॉब्लम ये है, माई रीडिंग इज पुअर, जिसकी ये प्रॉब्लम है, आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट विद नॉवेल्स, उसके बाद धीरे 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 जो मैंने आपको लिस्ट दिया आप वहां पर आ सकते हो, फिर आप उसके बाद धीरे 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 न्यूज़पेपर पे भी स्विच कर सकते हो। सो पहली प्रॉब्लम का इशू जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। दूसरी, तीसरी और जो चौथी प्रॉब्लम्स है, देखो भाई दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आई हैव गुड स्पीड, पढ़ अच्छे से लेते हैं, आई हैव गुड वोकैबुलरी बट आई रीड वर्ड टू वर्ड, देयरफॉर आई टेक टू मच टाइम। मतलब कि वो बच्चे जो बहुत स्पीड में पढ़ लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, इसलिए उनका पैसेज जो कंप्लीट होता है वो बहुत ज्यादा लेट कंप्लीट हो पाता है, और जो बहुत ज्यादा टाइम वहां पे कंज्यूम हो जाता है। तो इसकी भी बात मैं आज वाले सेशन के अंदर करूंगा। तीसरी प्रॉब्लम, आई एम अ गुड एंड क्विक रीडर बट आई एम नॉट एबल टू लोकेट द आंसर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पैसेज पूरा पढ़ लेंगे, जब उसके बाद क्वेश्चंस देखते तो उन्हें याद ही नहीं आता कि वो बात उन्होंने कौन से पैराग्राफ में पढ़ी थी। तो आंसर्स जो है कैसे लोकेट किए जाते हैं, वो क्या करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसेज को स्क्रॉल करते रह जाते हैं कि ये बात कहाँ थी, और उस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लूज हो जाता है। इसकी भी बात मैं आज वाले सेशन के अंदर ही करूंगा। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम, I can read well, I can comprehend well, I can locate the answers, but I have a process of elimination problem. Between the last two choices, I hit the wrong one. मतलब कि वो बच्चे जिनको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पैराग्राफ में बोली नहीं होती लेकिन उनके ऑप्शंस के अंदर दी होती है, तो एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ठीक है, वो एलिमिनेट करना भी आज हम सीखेंगे। तो ये जो 3 प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन मैं आज वाले सेशन के अंदर ही दूंगा और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये जो पहली प्रॉब्लम है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो हमारे कुछ 3 मंत्रा हैं भाई जो कि हमें बिल्कुल ध्यान रखने जब हम एक बड़े पैसेज को, बड़े पैसेज से मेरा मतलब है जो कि आपका 450 टू 500 वर्ड्स का अगर जो पैसेज है, जो कि आपका इंदौर और रोहतक के अंदर आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाता है, तो इनको मतलब क्या मंत्रा है इनको सॉल्व करने का? सबसे पहले है आपको एक ऑर्गेनाइज रीडिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज रीडिंग से मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है रीडिंग करने का भी, एक कुछ टेक्निक्स होती हैं रीडिंग करने की भी, उसकी मैं आज बात करूंगा। उसके बाद आंसर्स कैसे लोकेट किए जाते हैं। देखो बच्चे, आंसर लोकेट करने की जो प्रॉब्लम है उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है आपका रफ शीट। जब भी आप अब एक लॉन्ग पैसेज वाली आरसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक रफ शीट आप लेकर जरूर बैठेंगे, और अभी भी अगर आपके पास रफ शीट नहीं है तो लेकर बैठ जाओ। मैं क्यों कह रहा हूं इसकी बात मैं आपसे आगे वाले सेशन के अंदर ही करूंगा, मतलब इसी सेशन के अंदर आगे करूंगा आपसे। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कैसे लगाया जाता है वो भी हम जो है बात करेंगे इसकी। क्लियर? ये 3 मंत्राज हैं और बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज की आपसे बात करने वाला हूं। तो 7 कमांडमेंट्स भाई, ये 7 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
7 कमांडमेंट मैं सिर्फ बोलो, उसके बाद एक एक की बात करूंगा। सबसे पहले आपको पैसेज का असेसमेंट करना है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि रीडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम 3 मिनट लगना चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब हो सकता है कि 3.25 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे आज ही स्किपिंग और स्कैनिंग की भी बात करूंगा। देन उसके बाद एक जो हमारा पूरा पैसेज होता है उसके अंदर कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं उनकी बात करूंगा। पैराग्राफ्स जब हम रीड करते हो तो हमारे बैक एंड माइंड पे क्या चलना चाहिए। क्वेश्चन पॉकेट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहां से हमेशा से क्वेश्चन, मतलब 99.99% चांसेस है कि वहां से क्वेश्चंस बनता है, तो उसको कैसे हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं रफ शीट की आपसे बात कर रहा हूँ, वो रफ शीट का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक 30 सेकेंड हैक जो कि हर पैसेज को रीड करने के बाद आपको करना चाहिए, इसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे बात की है असेसमेंट। ठीक है, जो हमारा असेसमेंट है, एक सेकंड, ये यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो गई। ठीक है, तो असेसमेंट करना है सबसे पहले हमें पैसेज का। असेसमेंट कैसे करना है, कुछ नहीं करना, जब जस्ट जैसे आपके पास आरसीआर, आपको पूरा स्क्रॉल करना है, उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स कितने हो सकता है, किसी के अंदर 4 हो, किसी के अंदर 5 हो, इस तरीके से आपको देखना है, बस माइंड के अंदर रखनी है बात। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हैं आपसे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक पैसेज के अंदर हो सकता है किसी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिल जाए, किसी के अंदर 4 मिल जाए, किसी के अंदर 6 क्वेश्चन मिल जाए। इस तरीके से आपको देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो जॉनर क्या रहा है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले असेसमेंट करने, एक मोटी सी निगाह दौड़ानी पूरे पैसेज पे कि अच्छा ठीक है 5 पैराग्राफ दिए हुए, 5 क्वेश्चन, और जॉनर जो है वो आपको पैराग्राफ की पहली 2 लाइन पढ़ते ही जो है आपको जॉनर पता चल जाता है कि किस जॉनर से आया है। इससे होगा क्या, इससे बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी जो है आपके माइंड के अंदर आती है कि अच्छा इतने पैराग्राफ्स हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझे, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितना रीड करना है। देन उसके बाद सेकंड जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि जो आपका रीडिंग टाइम जो है, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम आपको 3 मिनट लगना चाहिए रीडिंग टाइम आपका, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं रीड करते वक्त भी। सबसे पहली जो टेक्निक होती है हमारी होती है स्किमिंग। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका। स्किमिंग, स्किमिंग के अंदर क्या होता है, आपको जो है चीज़ें हम कैसे करते हैं, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से हम रीड करते हैं। आपको ऐसे रीड नहीं करना, आपको करना है वर्टिकल रीड। ठीक है, मतलब कि ऐसे एक निगाह दौड़ाई जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे पैराग्राफ्स के अंदर जिसके ऊपर सिर्फ निगाह दौड़ाई जाती है कि अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे रीड करना होता है आपको, टक 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 टक, इस तरीके से रीड करना होता है आपको। ठीक है, मैं धीरे 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 आपको बिल्ड करता चलूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। देन उसके बाद दूसरी हमारी टेक्निक होती है स्किपिंग। हमें स्किप करना जरूर आना चाहिए। स्किप से मेरा मतलब है, हमारे पैराग्राफ्स में कभी कभी वो आपको डेटा देता है, मतलब कि आपको कुछ बात समझा दी, फिर उसी बात को वो डेटा की हेल्प से समझाने की कोशिश करेगा, या फिर आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करेगा। कभी भी डेटा और एग्जाम्पल्स को हम रीड नहीं करते। बस मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही 100% स्किप करते, नहीं, हम इसको जो है बहुत ही मोटी मोटी निगाह से देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, डेटा डेटा ये वाली बात की है उसने। ठीक है, बात आ रही है एग्जाम्पल के अंदर ये हल्की हल्की सी बात की है उसने, हम बहुत ही वर्ड टू वर्ड उसको रीड नहीं करते, वहां पे हम स्किपिंग लगा रहे होते हैं। ठीक है, जब भी हमें डेटा दिखेगा, एग्जाम्पल दिखेगा, वो किसी बात को एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा होगा, उसको स्किप कर दो आप। ठीक है, बात आई समझे। तीसरा होता है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग हमारी कुछ चीजें ऐसी होती है पैराग्राफ्स के अंदर जिसको हमें बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड देखना होता है। वो चीजें क्या होती है, जैसे कि किसी भी पैराग्राफ की, ध्यान रखना, किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन और आपकी एंडिंग की 1 या 2 लाइन, वो आपको हमेशा से स्कैन करनी ही करनी है, प्रॉपर उसको देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि यहां से आपको जो है उस पैराग्राफ के अंदर जो ऑथर उसका क्या टोन रहा है ये पता चलता है। तो स्किमिंग, स्किपिंग और स्कैनिंग, ये 3 टेक्निक्स है जो कि आपको धीरे 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 बिल्ड करनी है अपनी। बात आ रही समझ में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। तो कौन से हमारे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हमें पता चलता है पूरा आरसीज का क्रक्स क्या है। ठीक है, बात आ रही है। और क्रक्स भी जो है हमें मेजर उसके अंदर भी फर्स्ट लाइन से या फिर हमारी लास्ट लाइन से पता चल जाता है कि क्या क्रक्स है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हमें अच्छे से थोड़ा टाइम देके पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर हमें जो है ऑथर की एंडिंग टोन पता चलती है, एंडिंग टोन, कि वो एंड में कैसा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि एंड के अंदर वो बहुत ही कंक्लूसिव सा हो जाता है, कभी कभी वो बहुत ही नेगेटिव होकर छोड़ देता है उस बात को, कभी कभी वो बहुत पॉजिटिव होकर उस बात को छोड़ देता है। तो हमें एंडिंग टोन पता चलती है लास्ट पैराग्राफ से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बात की कि बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चलना चाहिए।
तो जब भी आप एक पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए ऑथर का टोन, कि वो टोन कैसा रहा है। कभी कभी वो जो है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, कभी कभी वो सरकास्टिक सी भी बात कर देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अच्छा यहाँ पे ये नेगेटिव रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहा है, अब सरकास्टिक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको टोन पहचानना है। देन उसके बाद आपके चलना चाहिए बैक ऑफ द माइंड क्रक्स, कि भैया वो बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो क्रक्स आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज जो आपके माइंड में चलनी चाहिए वो है पैसेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पैसेज ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि पैसेज का फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ द पैसेज। फ्लो ऑफ द पैसेज से मेरा मतलब है कि ऑथर किस तरीके से बढ़ रहा है। कोई भी अगर वो मुद्दे पे बात कर रहा है तो पहले वो कैसा रहा है, पहले वो पॉजिटिव रहा है, फिर वो नेगेटिव हो गया, फिर उसने सरकास्टिकली कुछ कहा, फिर से वो नेगेटिव हो गया। तो वो क्या ऑर्डर रहा है पैसेज का आगे बढ़ने का, वो पैसेज की ऑर्गेनाइजेशन हमारे बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। बात है समझ में। उसके बाद होती है हमारी कुछ क्वेश्चन पॉकेट्स। क्वेश्चन पॉकेट से मेरा मतलब है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूं, पैसेज में से जहां से भी बट आता है, ठीक है, 99.99% चांस होते हैं कि वहां से आपका जो है क्वेश्चन पुट होगा। ठीक है, मैं 100% नहीं कह रहा, 99.99% यहां से क्वेश्चन पुट होता है। तो बट वाली जो भी लाइन होगी, बट से आगे जो भी लाइन होती है उसको थोड़ा सा धैर्य रख के हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी सुपरलेटिव्स डिग्री होती है, जितने भी हमारे सुपरलेटिव्स होते हैं वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। जहां से सुपरलेटिव आ गया उस बात को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लो, क्योंकि वहां पे से क्वेश्चन बनता है। बात आ रही समझ में। तो ये दो चीजें जो कि क्वेश्चन पॉकेट्स के तौर पे आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एवरी पैराग्राफ। एक रफ शीट आपको रखनी है। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम हर एक पैराग्राफ से मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स जो है आपको लिखने हैं उस रफ शीट के ऊपर। मतलब कि पहले पैराग्राफ से आपने 3 वर्ड्स लिख लिए, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ से आपको 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लिए, तीसरे पैराग्राफ से हो सकता है कि आपको 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे, 4 भी लगे तो कोई बात नहीं, लिख लो। लेकिन ये जो वर्ड्स है रफ शीट पे लिखने का मतलब ये नहीं कि आप 15 से 20 वर्ड्स ही लिख दे। भैया 15 से 20 वर्ड्स लिखने तो पूरा पैराग्राफ ही लिख लो, क्या फायदा इतने सारे वर्ड्स लिखने का। मोटे मोटे 3-4 वर्ड्स लिखने। और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं सीधा सीधा जो कि आपको लगता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपने लिख लिए। तो जब आप इस वर्ड को देखोगे तो आप पैसेज पे फ्लो पूरे पैसेज को रीड नहीं करोगे, आप सिर्फ इन अपनी रफ शीट को देखोगे कि हाँ वो किस पैराग्राफ में था। और इसी तरीके से लोकेशन की जाती है, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि अब हमें पढ़ तो लिया, अब समझ ही नहीं आ रहा वो लोकेट कैसे करें, भूल जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते कि वो कहाँ था। तो ये जो रफ शीट वाली टेक्निक है इसको अपनाओ, कभी भी जो लोकेशन वाली आंसर लोकेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। बात आ रही समझ में। अच्छा जी, तो उसके बाद सबसे एंड में आता है हमारा 30 सेकेंड हैक। 30 सेकेंड हैक के अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो आईज है उसको कर लेना है क्लोज, ठीक है, और आपको सोचना है कि थ्रू आउट पैसेज के अंदर ऑथर का टोन क्या रहा है, क्या क्रक्स रहा है, और तीसरी एक चीज उसकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पैसेज की, मतलब किस तरीके से जो है हमारा पैसेज बढ़ा है, ये क्या करेगा। ये जो आपने 30 सेकेंड आपने दे दिए ना, ये आगे का आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देगा। तो एक 30 सेकेंड हैक आपको खुद से देना कि अच्छा ठीक है ऑथर ने स्टार्टिंग में ये कहा, फिर उसके बाद उसका फ्लो इस तरीके से बढ़ गया आगे, फिर वो नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, अच्छा क्रक्स भी ये था, मतलब इस मुद्दे पे बात करा था, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऐसा रहा है उसका पैसेज का। ये प्रॉपर थोड़ा सा एक टाइम आप जो है खुद को दे दो, इससे आगे का बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। तो अब एक सैंपल पैसेज जो है यहाँ पे डाल रखा है मैंने, और इस सैंपल पैसेज के अंदर क्या है, इसके क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं लेंगे, बट वो एक रीडिंग टेक्निक जो हमें कैसे करनी होती है, कैसे बढ़ना होता है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, असेसमेंट का। ठीक है, तो असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई क्या है असेसमेंट। पहले देख लेते हैं पैसेज कितने हैं हमारे, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 हमारे जो है पैसेज है, 5 पैसेज है, और मान लेते हैं कि मान लो 5 ही क्वेश्चन है, ये मिल गए। उसके बाद हमने देखना कि जॉनरे क्या है, तो जॉनरे रीड करते हैं हमेशा। मैंने आपको क्या बोला, पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रीड करते हैं इसको तसल्ली से। ग्रोव स्नेल्स एज अ होल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर यूरोप, बट देखो ये बट मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन पॉकेट। पहले इसको ना हाईलाइट कर लो, मतलब आप जो है इस वाली लाइन को जो है हाईलाइट करके थोड़ा सा कहीं पे भी,
और इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। बट अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ द स्नेल विद अ डिस्टिंक्टिव व्हाइट लिपिड शेल इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन आयरलैंड एंड पिरोनीज माउंटेन्स दैट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, पहली लाइन हमने पढ़ी, हमें जॉनर क्या पता चला कि स्नेल्स वगैरह की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा क्या है, पैसेज है। तो पहली हमने लाइन पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद आगे की लाइन जो है हम करना शुरू करेंगे, इसको स्किम करना शुरू करेंगे, मतलब टक 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 वर्टिकली हम इसको जो है रीड करना शुरू करेंगे। एक सेकंड में ग्रीन कलर ले लेता हूँ। कहते द रिसर्चर, देखो अब यहाँ पे देखो डेटा डेटा आ रहा है, स्किप कर दो उसको, मतलब स्किम कर दो। व्हेन द सीक्वेंस इन यूज एल्गोरिथम्स। अब देखो लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कहता है अ डिस्टेंट लीनेज द स्नेल्स विद द व्हाइट लिपिड शेल्स was indeed endemic to very specific at a distance place in question। उसने क्या बोला, उसने ये बोला है इस पूरे पैराग्राफ में कि दो जगह है अलग अलग और जो कि बहुत दूर है। ठीक है, और उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि स्नेल्स जो कि यहां पे पाए जा रहे हैं और इस जगह पे पाए जा रहे हैं जिनके डीएनए बिल्कुल सेम है, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये इतने अलग अलग जगह पे पहुंचे कैसे, मतलब ये यहां पे कैसे आ गए। ठीक है, बात आ रही समझ में। और अब आपको क्या करना है, रफ शीट के ऊपर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लो। रफ शीट अपनी तैयार कर लो भाई। ठीक है, मैंने भी आगे तैयार करके रख रखी है, फिर आप और मैं जो है एंड में मैच करेंगे। सिर्फ 2 या से 3 वर्ड जो है यहां से इंपॉर्टेंट आप लिख लो, कुछ भी लिख लिया, चल सकते हैं आगे। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है, मैं रेड कलर ले लेता हूं, एक्सप्लेनिंग दिस इज ट्रिकी। अब देखो यहां पर क्या है, अगर उसका आप टोन देखोगे तो टोन कैसा है कि भाई गड़बड़ है। एक्सप्लेनिंग दिस इज ट्रिकी, previously some had speculated that the strange distribution of creatures such as wide-lipped grove snails could be explained by the convergent evolution। अब वो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सच वाइड-लिपिड स्नेल्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय देखो ये यहां पे क्या कह रहा है कि अगर वो अपने से धीरे धीरे जाते, इधर उधर स्प्रेड होते, तो उनके बीच में जो है एवोल्यूशन जरूर होता, मतलब कि उनकी प्रजाति जो है, उनकी जो स्पीशीज है, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है एवोल्यूशन तो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आगे देख लेते, आगे क्या बात कर रहा है, आगे देख लेते भाई। कहता है कि अब इसको देखो स्किम करना शुरू करेंगे। अंडरलाइन जेनेटिक बिटवीन टू ग्रुप्स रूल्स ऑल्टरनेटली साइंटिस्ट सिंपली स्प्रेड ओवर द होल कॉन्टिनेंट डीएनए। अब देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहता है। कहता है इफ द स्नेल्स naturally colonize Ireland, you would expect to find some of the genetic type in the areas Europe, especially in Britain. We just don't find them। देखो उसने कितनी बढ़िया बात बोली। उसने ये बोला है कि हमें नहीं पता कि वो यहां पे और यहां पे कैसे, मतलब यहां से यहां पे कैसे आए, आपके लेफ्ट से राइट पे कैसे आए, क्योंकि बीच में कहीं पर भी ये स्नेल्स नहीं पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद से तो नहीं आए, वो यहाँ पे उनको लेके आया गया है। अब वो कैसे आए हैं, वो एक क्वेश्चन का जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और वो कह रहा है कि स्पेशली बीच में जो ब्रिटेन पड़ता है, मान लो यहाँ पे ब्रिटेन पड़ता है, तो ब्रिटेन में तो उन्हें होना चाहिए था, वो ब्रिटेन में भी नहीं मिले। ठीक है, बात आगे समझ में। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि यहाँ पे वो स्टार्टिंग में उसकी टोन कैसी रही, वो थोड़ा सा न्यूट्रल सा रहा। ठीक है, न्यूट्रल सा रहा। अब उसके बाद यहां पर क्या हो गया, उसने थोड़ी सी इन्फो दे दी, इस बारे में थोड़ी सी इन्फो दे दी। बात आई समझ में। तो आप अपनी रफ शीट तैयार कर लो भाई, अपने अकॉर्डिंग रफ शीट तैयार कर लो कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे देखो, एक सेकंड में रेड कलर ले लेता हूं। कहता है डेविसन द लीड ऑथर सेड इन द प्रेस स्टेटमेंट। डेविडसन ने ये बात कही है। ठीक है, फिर आगे कहता है मोर ओवर, मतलब डेविडसन ने क्या बात कही, वही वाली ना कि बीच के अंदर नहीं मिल रहे कहीं पर भी, और यहां पर कैसे हैं पता नहीं। मोर ओवर दे हैड ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, देयर वुड बी सम जेनेटिक वेरिएशन विद इन द लिपिड टाइप। देखो वही कह रहा है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक वो होना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद इनको जो है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इवोल्यूशन वुड इंट्रोड्यूस वैरायटी ओवर 1000। अब देखो टाइम की बात कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल लेके बता रहा है, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, स्किप कर दो। आगे देखते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। कहता दिस मीन्स rather than the organism gradually expanding its range, large population instead were somehow moved en masse to another location within the space of few dozen generation, ensuring the lack of genetic variety। वो ये कह रहा है कि भैया यहां से इस प्लेस जो है ना, बहुत सारी मात्रा में एक साथ आए, वो धीरे धीरे नहीं आए हैं,
वो एक साथ लेकर आया, वो कैसे लेकर आया ये पता नहीं। बात आई समझ में? तो यहां पर भी क्या है, उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दी हमें। बात आई समझ में? ऑथर ने हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दी। आप जो अपने रफ वर्ड्स जो है तैयार कर लो, रफ शीट तैयार कर लो। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है, फिर देखो क्या कहता है, देर इज अ क्लियर पैटर्न। अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी टोन कैसी हो रही है, यहाँ पे उसकी टोन हो रही है प्रॉपर क्लियर हो रही है उसकी टोन, ठीक है। देर इज अ क्लियर पैटर्न विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एक्सेप्ट बाय इन्वॉल्विंग ह्यूमंस। देखो भाई उसने बता दिया यहाँ पे कि हो ना हो वो ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट से ही यहाँ पर आए हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है, स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, एंड द ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव है भाई, सुपरलेटिव। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसको बहुत अच्छे से रीड कर दो, रीड कर लेना। ओल्डेस्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ ग्रो स्नेल्स इन आयरलैंड डेट्स आर रफली द सेम एरा, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, कहता है कि ह्यूमंस रूटीनली एट दीज टाइप्स ऑफ स्नेल्स बिफोर द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज देयर बर्न शेल हैव बीन फाउंड इन द स्टोन एज ट्रैश हीप्स। मतलब कि वो ये कह रहा है क्योंकि ह्यूमंस जो है स्नेल्स को खाते थे, तो उसी के साथ जो है ह्यूमंस के साथ ही ये लोग ट्रैवल करके वहां पर आए, ठीक है। ये बात हो गई। तो टोन यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि भाई ह्यूमंस आए हैं। तो आप जो अपनी रफ शीट इसको रेडी कर लो भाई, रफ शीट रेडी कर लो। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देन बोट्स। अब उसने क्या कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया इस बात का, कि इस बात का कंक्लूजन क्या है कि भाई वो बोट्स में आए हैं। कैसे आए हैं, दी स्नेल्स में हैव inadvertently traveled on the floor of the small coast hugging skiffs these early humans used for travel। देखो भाई उसने क्या बोला है कि वो कैसे कैसे आए हैं स्नेल्स, वो बोट्स की फ्लोर पर बैठ बैठ कर आए हैं। बात आई समझ में? उसके बाद आप जो है इसको स्किम करना शुरू कर दो। दे मे हैव हाईवेज रिवर ओशंस एंड पेरिनीज अटलांटिक, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, एज ह्यूमन ट्रैवल्ड फ्रॉम साउथ टू फ्रांस टू आयरलैंड 8,000 ईयर्स अगो, डेविडसन सेड। क्योंकि देखो ह्यूमंस जो है वो आयरलैंड से सॉरी साउथ ऑफ फ्रांस से आयरलैंड आए थे 8,000 साल पहले, तो इस वजह से वो ट्रैवल करके यहाँ पे आया। तो लास्ट में उसका टोन कैसा आ गया, कंक्लूसिव सा टोन आ गया, ठीक है। टोन कैसा हो गया भाई उसको लास्ट के अंदर, कंक्लूसिव सा हो गया, ठीक है। अब एक 30 सेकेंड हैक कर लेते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड हैक। तो 30 सेकेंड हैक के अंदर सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, वो बड़ा ही न्यूट्रल सा रहा। उसने हमें जो है बताया कि दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर जो है सेम स्पीसीज के स्नेल्स मिल रहे हैं। उसके बाद आगे उसने इंफॉर्मेशन दी कि पता नहीं वो कैसे ट्रैवल करके आए, उनके बीच में कुछ एवोल्यूशन भी नहीं हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद वो आके उसने फिर इंफॉर्मेशन दे दी, और फिर इंफॉर्मेशन दे दी, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी उसने फिर से इंफॉर्मेशन दे दी, और लास्ट में आके उसने कंक्लूजन निकाल दिया कि हो ना हो ये ह्यूमंस की वजह से आए। और बाद में बिल्कुल ही बता दिया कि भैया वो जो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे था, जो कि इससे पहले पैराग्राफ में बताया, लास्ट में बिल्कुल बता दिया कि वो उनके साथ जो है जब वो साउथ ऑफ फ्रांस से आयरलैंड जब ह्यूमंस आ रहे थे, तो उनके साथ बोट्स पर बैठ के, उनके फ्लोर पर बैठ के वो ट्रैवल होके यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से हमने देखो, अगर मैं इसकी टोन की भी बात करूँ तो टोन में सबसे पहले वो न्यूट्रल रहा, फिर उसने क्या दी, फिर उसने इन्फो दे दी, फिर से उसने क्या है इन्फो दे दी, फिर उस वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सा हो गया, मतलब उसने डेटा लगा दिया था बीच में, फिर लास्ट में उसने क्या कर दिया, इसको कंक्लूड कर दिया इस बात को। बात आई समझ में? अब आप जो है रफ शीट यहाँ से तैयार कर लो अपनी। ये हो गई हमारी, तैयार हो गई बिल्कुल, रफ शीट अब तैयार हो गई। अब देखो आपकी रफ शीट जो है कुछ कुछ ऐसे दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कसम खा लिया कि सर मेरी और आपकी तो रफ शीट बिल्कुल अलग हो रही है। मैंने अपने नजरिए से तैयार की है, आपका नजरिया अलग हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो 40 to 50% भी मैच हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे को पहला पैराग्राफ में क्या क्या दिखा इंपॉर्टेंट, वाइट लिपिड स्नेल्स, फ्रांस आइलैंड, डीएनए, फिर एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट वाली भी बात वहां पे हुई थी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैं एक सेकेंड जरा चार्जर ऑन कर दूं, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड दीजिए बस। हाँ यस यस यस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, नहीं तो वो बंद हो जाता अभी। हाँ, तो देन उसके बाद कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मुझे लगा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ठीक है। नो जेनेटिक, ये सारे मुझे देखो 9,000 ईयर्स जो है मुझे फोर्थ पैराग्राफ में मिला, क्योंकि वो डेटा की अगर बात कर रहा है तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। कॉलोनाइज ह्यूमन, सी ट्रेड, एट स्नेल्स, वो बात कर रहा था ना कि ह्यूमंस उसको खाते थे, स्नेल्स को खाते थे। देन बोट्स, देन कैरिड फूड सोर्सेज, ये सारे जो है मैंने एक रफ शीट के अंदर लिख लिया। अब होगा क्या, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम पैसेजेस को नहीं ध्यान देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस रफ शीट को ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ वो वर्ड आ रहे हैं, और सीधा सीधा लोकेट करेंगे उस बात पे और अपने आंसर्स करेंगे। बात आ रही समझ में? इस तरीके से लोकेटिंग की जाती है। चलें आगे चले। तो
ये था, हमने एक पैसेज लिया और उसको समझा कि कैसे रीड करना है। अब एक एक्चुअल पैसेज लेते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, असेसमेंट करना। तो असेसमेंट कर लेते हैं कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे देख लिया, सबसे पहला हमारा काम हो गया असेसमेंट कर लिया, हमने 5 पैराग्राफ्स देखे और हमने 4 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, चलो भाई अब एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है मोर एंड मोर कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस आर टुडे इन द ग्रिप ऑफ न्यू फिनोमिनन, मैट्रिक्स फिक्सेशन। देखो भाई, अब देखो मैट्रिक्स फिक्सेशन क्या होती है। पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके एग्जाम में अगर कुछ एक ऐसा वर्ड आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आपने नहीं सुनी, तो आपका जो एग्जाम का लेवल है वहां पे वो एग्जामिनर उस बात को आगे एक्सप्लेन करेगा ही करेगा। बट वही यहां पर अगर आपकी रीडिंग की हैबिट होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप चीजों से पहले ही फेमिलियर होते हो। ठीक है, आप जब न्यूज़पेपर रीड्स करते हो, आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रीड करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप चीज़ों से फेमिलियर होते हो, तो आपको ये जो आगे वो चीज़ एक्सप्लेन करता है ना, वहां से आप बच जाते हो। अदरवाइज आपको पढ़नी पड़ती है। भाई एक बात बताओ, अगर मैट्रिक्स फिक्सेशन किसी को नहीं पता तो वो उसके आगे की लाइन को पढ़ेगा ही। अगर किसी को पता है मैट्रिक्स फिक्सेशन क्या होता है तो उस बात को स्किप कर देगा। देखो वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है, द की कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स फिक्सेशन आर बिलीव दैट इट इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल टू रिप्लेस प्रोफेशनल जजमेंट with numerical indicators of comparative performance based on standardized data। मैट्रिक्स फिक्सेशन क्या होता है? मैट्रिक्स फिक्सेशन होता है कि जो भी एम्प्लॉयज या कोई भी अगर बंदा कहीं पे काम करता है तो उसको नंबर के बेस पे जज करो। ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको बेटर नंबर दो, अगर वो खराब काम कर रहा है तो उसको पेनल्टीज के तौर पे भी वहां पे से काम करवाओ। बात आई समझ में? तो ये मैट्रिक्स फिक्सेशन होती है। बात आई समझ में? तो अब ये देखो, इतनी जो ये 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये हम स्किप कर सकते थे अगर हमें मैट्रिक्स फिक्सेशन पहले पता होता तो। बट अगर नहीं पता होता तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या कहता है, एंड द बेस्ट वे, सुपरलेटिव क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, सुपरलेटिव है, क्वेश्चन पॉकेट है हमारा। The best way to motivate people within these organizations is by attaching rewards and penalties to their measured performance। देखो सबसे पहले उसने मैट्रिक्स फिक्सेशन बता दिया क्या होता है, उसके बाद वो कहता है कि लोगों को मोटिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये मैट्रिक्स फिक्सेशन, कि भाई उनके साथ में अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दो, अगर वो खराब करे तो पेनल्टीज भी उनसे चार्ज करो। तो स्टार्टिंग में वो कैसा रहा, टोन देखा मैंने कि भाई थोड़ा सा न्यूट्रल सी बात की उसने। ठीक है, न्यूट्रल सी बात हुई और यहाँ पे अपनी रफ शीट जो आप तैयार कर लो। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कहता है, द रिवॉर्ड कैन बी मॉनिटरी। अब देखो वो क्या कर रहा है, रिवॉर्ड को एक्सपैंड कर रहा है फिर से, इन द फॉर्म ऑफ in the form of pay of performance, says reputational, in the form of college ranking, hospital ranking, surgical report cards and so on। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, बट देखो क्या आ गया, क्वेश्चन पॉकेट आ गया है ना, क्वेश्चन पॉकेट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, दिस इज आर क्वेश्चन पॉकेट। बट तो हमें तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। द मोस्ट ड्रामेटिक नेगेटिव इफेक्ट, अब फिर वो क्या कर रहा है, अब उसका नेगेटिव इफेक्ट बता रहा है किसका, मैट्रिक्स फिक्सेशन का। द मोस्ट ड्रामेटिक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स फिक्सेशन इज प्रोपेंसिटी टू इंसेंटिवाइज गेमिंग। अब देखो यहाँ पे एक ये आ रही है कॉलन। ये कॉलन क्या है, ये कॉलन जो है ना, इस ये जो पूरी लाइन लिखी होती है, एक सेकंड में दूसरा कलर लेता हूं, ये जो पूरी लाइन लिखी होती है ना, इस बात को कॉलन जहां पे लगा होता है उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा होता है वो। तो आप उसके बाद की लाइन को जो है स्किप कर सकते हो। ठीक है, बस यहां से मेजर मेजर वर्ड्स निकालो। देखो, मेजर क्राइम्स, पुलिस ऑफिसर्स आर प्रोमोटेड, सम ऑफिसर्स, ठीक है, डाउनग्रेडिंग मेड पब्लिक, अफेक्टिंग द रेपुटेशन, मैट्रिक्स स्कोर्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैंने स्किम करके रीड कर लिया उसको जल्दी जल्दी। अब लास्ट लाइन जो कि हमें बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, हु सफर्स द पेशेंट हु डोंट गेट ऑपरेटेड अपॉन। देखो कितनी बढ़िया बात बोली उसने। उसने ये कहा है कि अगर मैट्रिक्स फिक्सेशन आ जाता है तो जो हमारे सर्जन्स होते हैं, देखो सर्जन्स होते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, पुलिस के केस में क्रिटिकल क्या होता है, जहां पे भाई बहुत ही बड़ा कोई केस हो, वहां पे वो हाथ नहीं डालेंगे जहां पे बहुत ही बड़े मुजरिम की बात हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्होंने हाथ डाला और वहां पे नाकामी मिली तो क्या है, उनकी मैट्रिक्स फिक्सेशन जो उनकी रैंकिंग है वो खराब होगी। सेम विद सर्जन्स, मतलब जिन डॉक्टर्स जो पेशेंट्स बहुत जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है और अगर डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और बाय चांस अगर वो जो है पेशेंट मर जाता है, तो इससे होगा क्या,
इससे जो डॉक्टर है उसकी रैंक खराब होगी। तो एटलास को यहां पे कहना चाह रहा है कि सफर किसने किया, सफर करेगा वो पेशेंट जिसके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। तो यहां पे उसका टोन कैसा आया, यहां पे उसका टोन आया, देखो पहले वो पहले पैराग्राफ के अंदर वो न्यूट्रल रहा, उसने मैट्रिक्स फिक्सेशन के बारे में बताया। दूसरा वो थोड़ा सा कंक्लूसिव हो गया, और कंक्लूजन कैसे निकाला, उसने नेगेटिव कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई मैट्रिक्स फिक्सेशन में कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो आम जनता है वो बंदा जिसको ट्रीटमेंट मिला ही नहीं वो सबसे ज्यादा सफर करेगा। बात आ रही समझ में? अच्छा जी, अपनी रफ शीट तैयार कर लेना भाई, रफ शीट जरूर तैयार कर लेना। आगे देखो क्या कहता है, कहता है द रिवॉर्ड। अब वो फिर से वही बात कर रहा है, रिवॉर्ड की भी बात, अभी भी वो रिवॉर्ड की बात कर रहा है। द रिवॉर्ड इज टाइड टू मेजर परफॉर्मेंस, मैट्रिक्स फिक्सेशन इनवाइट्स जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ गेमिंग। ठीक है, बट क्वेश्चन पॉकेट, आगे इसको रीड करना पड़ेगा हमें। मैट्रिक्स फिक्सेशन ऑल्सो लीड्स टू अ वैरायटी ऑफ मोर सब्टल अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अभी वो फिर से और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे और ज्यादा उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है। ठीक है, आगे जो है हम इसको जो है यहाँ पे मैं स्किम करने की कोशिश करता हूँ, स्किम करते हैं। दीज इंक्लूड गोल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉलन आ गया, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। स्टॉक प्राइजेस सेटिस्फाइंग मोर अदर देन द बेस्ट नोन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, द बेस्ट नोन, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो आगे की लाइन को अच्छे से रीड करते हैं। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज टीचिंग टू द टेस्ट अ वाइड स्प्रेड फिनोमिना दैट has distorted primary and secondary education in the United States since the adoption of No Child Left Behind Act 2001। देखो भाई यहाँ पे बीच में कहीं पे उसने एक्ट 2001 की बात करी होगी, तो जो कि मैंने पढ़ा नहीं है बीच के अंदर, तो कोई बात नहीं, बट ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने बात की होगी इसकी, तो बस मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके जरूर लिख लिया। मतलब रफ शीट में मैं ऐसे लिख लूंगा, द एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं लिख लूंगा एक्ट 2001, ऐसे करके मैं लिख लूंगा कि भाई जब भी एक्ट 2001 से अगर कुछ आया तो मैं इस पैराग्राफ को रेफर कर लूंगा, देख लूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे देखो, मैं एक सेकंड रेड कलर ले लेता हूँ। कहता है शॉर्ट टर्मिज्म द अनदर नेगेटिव। देखो अब फिर से क्या है भाई, फिर से वो नेगेटिव हो रहा है। पहले पैराग्राफ में वो पॉजिटिव हुआ, सॉरी न्यूट्रल रहा, दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव हुआ, तीसरे पैराग्राफ में उसने और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताया, अब चौथे में फिर से नेगेटिव ही हो रहा है। मतलब नेगेटिव, उसका फ्लो कैसा है, फ्लो नेगेटिव ही चल रहा है पैराग्राफ का। मेजर परफॉर्मेंसेज इनकरेज दैट यूएस सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मेटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेटा वेटा की बात ले रहा है, इसको हमें नहीं देखना, उसको क्या है आगे स्किप करना शुरू कर दो। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग रेंज कंसिडरेशन, आगे देखो आगे क्या कहता है। दिस प्रॉब्लम इज endemic to publicly trade corporation that sacrifice long term research and development and the development of their start to perceived imperatives and quarterly reports। एक सेकंड, where the doctor, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उसने और ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें बता दिए। तो अगर मैं टोन की बात करूँ, न्यूट्रल रहा, देन नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, और फिर से उसके बाद नेगेटिव हो गया। अब हमारा लास्ट पैसेज बचा, देखो लास्ट में क्या कहते हैं, टू द डेबिट साइड ऑफ लेजर। देखो डेबिट साइड ऑफ लेजर का मतलब होता है उसका और नेगेटिव बताना, उसको और नेगेटिव बताना। तो यहाँ पे फिर से क्या है, वो नेगेटिव ही है। फ्लो देखो, न्यूट्रल, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। ठीक है, मस्ट ऑल्सो बी एडेड टू ट्रांजेक्शनल कॉस्ट ऑफ मेट्रिक्स। ठीक है, द एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसने देखो नेगेटिव रहा, लेकिन उसने लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकाला यहाँ पे। ठीक है, कोई कंक्लूसिव सा वो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं जरा एक 30 सेकेंड हैक मारते हैं। उसने क्या, वो कहना क्या चाहता था, मैट्रिक्स फिक्सेशन के बारे में बताना चाहता था, क्या थी, मेजरमेंट बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब वो न्यूट्रल, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव रहा, तो मैट्रिक्स फिक्सेशन के उसने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए। कहते हैं व्हाट इज हिज टोन, यहाँ पे मतलब हमें सोचना है कि टोन क्या रही, नेगेटिव किया उसने, और बिल्कुल ही एंड तक भी नेगेटिव ही रहा वो। ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, देन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन एवरी पैरा, हमने ये देखा, एंडेड विद अनदर कॉन्सिक्वेंस, नो कंक्लूसिव पैरा इन द एंड। लास्ट में कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला, मतलब हमें ये देखना है कि लास्ट में उसने कुछ कंक्लूजन तो निकाला ही नहीं। ठीक है, रफ शीट है भाई, आप इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना, ये मेरे एंड से मेरी रफ शीट आई है, आप अपने एंड से अपनी जो रफ शीट बनाओगे वो आपकी भी हो सकती है। चलें क्वेश्चंस के ऊपर देखते भाई क्या कहते हैं। कहते ऑफ द फॉलोइंग which would have added the least depth to the author's argument। least depth का मतलब होता है कौन सी बात उसको वीकेंड कर रही है। ठीक है, हमें वीकेंड करना है, तो देखो भाई वीकेंड करना है, मतलब ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर ने क्या कहा है आपको कि भाई जो मैट्रिक्स फिक्सेशन है वो एक जो है नेगेटिव चीज है ना, और अगर मुझे वीकेंड करना है तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो पॉजिटिव दिखना चाहिए कहीं ना कहीं।
अगर हमने कुछ पॉजिटिव दिखा दिया तो वो उसको वीकन कर देगा। ठीक है, तो कहता है मोर रियल लाइफ इलस्ट्रेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल गेमिंग मैट्रिक्स बेस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। देखो कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज कैसे कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं पता, ये तो हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अ कंपैरेटिव केस ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉन मैट्रिक्स बेस्ड इवैल्यूएशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैट्रिक्स की भी बात कर रहे हैं और नॉन मैट्रिक्स की भी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है असेसमेंट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। अब फिर से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा है, तो अगर प्रोज एंड कॉन्स की किसी चीज की वो बात कर रहा है तो ये तो चीज उसको स्ट्रेंथ देगी, है ना, लेकिन हमें करना क्या, वीक करना है, तो हम इसको भी नहीं लेगा। फिर यहाँ पे क्या कहता है एन एनालिसिस ऑफ द रीजन व्हाई मैट्रिक्स एसोसिएशन इज बिकमिंग पॉपुलर डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक। अगर देखो यहाँ पे जो है कोई ऑथर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स एसोसिएशन कुछ खराब, भाई बिल्कुल ही खराब है, ये है वो है, बहुत सारी उसने नेगेटिव चीजें बता दी। वहीं अगर खड़ा होकर मैं बोल दूं कि चल ठीक है, लाख उसके ड्रॉबैक्स हैं, बट एक एनालिसिस हुआ है जिसकी रीजन से जो है ये मैट्रिक्स एसोसिएशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो क्या कर रहा है, उस बात को ये वीकेंड कर रहा है ना, ऑथर की बात को वीकेंड कर रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलें आगे। देखो भाई क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैट्रिक्स फिक्सेशन फिनोमिना मेंशन इन द पैसेज। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स फिक्सेशन की बात करूँ तो वो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव उसकी बात कर दी, वो कह रहा है कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो हम दिमाग कैसे लगा सकते हैं, इसके अंदर जो भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा ना वो मैट्रिक्स फिक्सेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि नॉट की बात कर रहे हो। तो कहता है कि फाइंडिंग द वे टू शो बेटर रिजल्ट्स विदाउट एक्चुअली इंप्रूविंग। यार देखो ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने, ये तो हम नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं की उसने। कहता है इंप्रूविंग कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज लीडिंग टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट इज इन द लॉन्ग रन। हाँ ये बात उसने जरूर कही थी, ये बात कही थी, इसको हम रख लेते हैं, पर एक बार आगे और देख लेते हैं कि कुछ और तो नहीं हो रहा। फिर आगे क्या कहता है, कहता है डेविएटिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरेबल येट लेस देन। देखो ये तो नेगेटिव ही बात हो गई ना, तो ये तो बात उसने कही थी, ये तो नेगेटिव बात उसने कही दी थी, तो ये तो नहीं होगा। कहते शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द, ये भी उसने बात कह दी थी, तो ये भी नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव सा इंपैक्ट आया इस बात का, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ठीक है सर, चले आगे चले। देखो आगे क्या कहता है, what main point does the author want to convey through the examples of police officer and surgeon। वो कह रहा है कि क्या कन्वे करना चाह रहा था वो, तो देखते हैं। देखो एक बात बताता हूँ, ये जो पैसेज मैंने लिया है, इस लेवल का पैसेज आपके एग्जाम में नहीं आता, तो फिर मैंने क्यों लिया है, मैंने इसीलिए लिया है ताकि बच्चे जो हैं वो इधर उधर के पैसेजेस वगैरह देखते हैं ना, और फिर वो देखते हैं कि वो फैकल्टीज वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, तो फिर वो बोलते हैं कि सर वहाँ पे तो उन्होंने ये वाला भी पैसेज कराया था, ऐसे भी क्वेश्चंस कराए थे, आपके एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, वो कैट के कोई पैसेजेस सॉल्व कर रही है, ये भी कैट का पैसेज है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैट का पैसेज, और वो जानबूझ के मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको ये कहीं कहीं से कहीं तक फील ना हो कि सर ने तो हमें कराया ही नहीं। आप वो बैलेंस, वो जो एक इररिलेवेंट चीज से बच सको, आपके कहाँ रिलेवेंट पढ़ना और कहाँ नहीं पढ़ना। आप 12th में हो, कैट का पेपर ग्रेजुएशन के बच्चे देते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को सेंटर में रखना है। हाँ, तो कहता है कि क्या एग्जाम, जो पुलिस ऑफिसर और सर्जन का एग्जांपल उसने दिया था, हमें कहाँ दिया था, सेकंड पैराग्राफ में दिया था, वो वहां से क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो देखते हैं। कहता है मैट्रिक्स लिंक रिवॉर्ड्स में इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर ऑफ सम प्रोफेशनल। हाँ ये बात हो सकता है कि अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है उनका, जैसे कि वो हो नहीं रहा था कि भाई सर्जन जो है क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करेगा नहीं, अनएथिकल बिहेवियर हो गया, तो मैट्रिक्स रजिस्ट्रेशन से ये हो सकता है। आगे देख लेता, कुछ और तो नहीं कह रहा। कहता है क्रिटिकल पब्लिक रोल शुड नॉट इवेल्युएटेड ऑन मैट्रिक। यार देखो ये बात तो उसने कही नहीं, कुछ बात ही नहीं ऐसी तो। फिर कहता है द एक्शंस ऑफ द पुलिस एंड सर्जन्स हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, कुछ इम्पैक्ट की बात की उसने, कुछ बताया ही नहीं ऐसा, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है सम प्रोफेशनल्स आर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड। अब वो इन्फ्लुएंस देखो भाई, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, हमें नहीं पता ना इस बारे में, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। मैट्रिक्स लिंक्ड रिवॉर्ड्स में इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर अमंग सम प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, जो प्रोफेशनल है उनका कुछ अनएथिकल बिहेवियर हमारा आ सकता है। क्लियर है, तो एक सेकंड, तीसरा हो गया, चलते हैं आगे। लास्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या है, देखो जब कभी भी आपसे मेन आइडिया की बात की जाती है तो आपको जो है अपने दिमाग के अंदर एक बड़ा अम्ब्रेला सोचना होता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पैराग्राफ की छोटी छोटी बातें जो है
आपको एक एक लाइन के अंदर दे देगा, ठीक है, ए बी सी डी, इनके अंदर छोटी छोटी लाइनें दे देगा, लेकिन आपको एक ऐसी लाइन चूज करनी है जो कि इन सारी ही लाइन को अपने अंदर कवर कर ले। बड़ा अम्ब्रेला लेके सोचना है हमको, ठीक है। जैसे कि ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ रिलाइंग ऑन मेट्रिसेस टू मेजर परफॉर्मेंसेस एंड टू गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हाँ, ये तो बात उसने कही थी कि ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आगे देखो क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर शॉर्ट टर्म मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये बात भी उसने कही है, लेकिन जब आप पहली वाली लाइन को और दूसरी वाली लाइन को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये दूसरी वाली लाइन एक छोटा अम्ब्रेला नहीं है। अगर मैं बड़ी वाली लाइन को चूज करता हूं तो छोटी वाली लाइन तो उसके अंदर अपने आप ही इंक्लूड हो जाती है ना। ये जो सेकंड वाली लाइन है फर्स्ट वाली लाइन के अंदर अपने आप ही समा रही है ना कि ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ रिलाइंग ऑन मेट्रिक्स टू मेजर परफॉर्मेंसेस एंड गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये तो उसमें आगे, तो ये तो मेरा नहीं होगा। फिर आगे क्या कहता है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस बाय यूजिंग मेजरेबल। देखो, यही आपके जो है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है चीज़ों को। अभी तक जो इतनी सारी चीज़ें की है कि भाई ये वाली बात तो उसने कही नहीं, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, ये सब क्या था? ये सब था आपका पीओई, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसी को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर से जो इनकरेक्ट आंसर्स है उनको एलिमिनेट किया जाए, राइट। आगे देखो क्या कहता है, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंसेस बाय यूजिंग मेजरेबल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस इज मिसगाइड। या ऐसी मिसगाइड वाली तो कुछ बात ही नहीं की उसने कि मिसगाइड कर रहा है उसको, कि उसके गोल अचीवमेंट को मिसगाइड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये हमने क्या किया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा दिया। कहता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट नीड टू प्रिसाइज एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्या कॉस्ट इफेक्टिव की कहीं कोई बात कही है? नहीं की, हटा दो, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। ये भी हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाया है। तो हमें क्या आंसर मिल गया? आंसर नंबर 1 हमें मिल गया। यही हमारा मेन आइडिया था जो ऑथर वहां पे कन्वे करना चाह रहा था। सो आई होप आरसीज के अंदर आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ चीज़ें पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी, किसको हाईलाइट करना है, कैसे रफ शीट यूज़ करनी है, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है, एक प्रैक्टिस की शीट में आपको कुछ पैसेजेस की दे रहा हूँ जिसके अंदर छोटे बड़े सारे ही पैसेजेस मैं आपको डाल के दूंगा। अगेन मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाल के दूंगा उस शीट के अंदर जिसका आपके एग्जाम से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होगा, बट वो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस में आपको जो है हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारा आरसीज आज खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।